बोलते हैं फिलॉसफी में डाइकोटमी की समस्या। तो डाइकोटमी का मतलब है दो हिस्सों में हर चीज को बांट देने की जिद हमारे अंदर बैठी हुई है। जबकि सच ये है कि दुनिया डाइकोटमिक है नहीं। दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चलती है उस प्रिंसिपल का नाम कॉन्टिन्यूम है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं। कॉन्टिन्यूम का मतलब है एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे सब लोग अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, ना कि केवल दो खांचों में सबको सेट कर सकते हैं। ये समझाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। क्या सच में गोरा काला पर्याप्त है, या उसके बीच में कई शेड्स और भी होते हैं? कई शेड्स होते हैं। कुछ बहुत गोरा है, हल्का गोरा, कम गोरा, काफी कम गोरा, थोड़ा सा सांवला, गेहुआ, करते 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 फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका रंग काफी काला हो सकता है। ठीक वैसी समस्या एक बार एक व्यक्ति के सामने आई समाजशास्त्र में। अगर आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी तक आर्थिक आधार पर दो वर्ग मानने की परंपरा समाजशास्त्र में चलती थी। एक वर्ग था रिच और एक वर्ग था पुअर, अमीर और गरीब। अगर आप मार्क्सिज्म को देखेंगे, कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए जर्मनी के, जो इंग्लैंड में रह के काफी लिखते रहे 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खामी जो बाद में समझ में आई, जो मार्क्स के जीते जी समझ में आ गई थी, 1870s में समझ में आ गई थी। मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई और 1870s की शुरुआत में यह बात सामने आ गई थी कि एक बड़ी भारी गलती उस सिद्धांत में हो गई है। उन्होंने माना कि दो ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब मान लीजिए। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वर्ग दो नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने साबित किया कि पहले का समाज जो एक त्रिभुज के आकार का होता था, अब का समाज डायमंड के आकार का हो गया है। त्रिभुज का मतलब कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, बहुत कम हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा हैं, गरीब हैं। और डायमंड का मतलब है कि मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग तो मिडिल क्लास में हैं। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सर्वाइव कैसे करेगा? चल नहीं पाएगा। ये पूरा थीसिस है। लॉकवुड और गोल्डथॉर्प नाम के दो लोगों ने इस पर काम किया बहुत विस्तार में इंग्लैंड में। इस बात को समझते हुए फिर एक समझ बनी कि भाई हम ऐसा करते हैं, रिच और पुअर के बीच में एक मान लेते हैं कि मध्य वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है, और अब तीन क्लासेस हो गई। इसका जिक्र आप लोग भी करते हैं आजकल। कोई आपसे पूछे आप कौन से वर्ग में, आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूं। वो उच्च वर्ग में है, ये निम्न वर्ग में है। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आप बोलते हैं कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है, आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो अपनी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना कर रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में, एक मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना हो। जो साइकिल पे चल रहा है, आप कहेंगे निम्न वर्ग में है। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है, आप बोलेंगे मध्य वर्ग में है। जो लंबी कार में चल रहा है, आप बोलेंगे उच्च वर्ग में है। यही तरीका है समझने का। और फिर एक दिक्कत है कि कार में दो तरह के लोग चल रहे हैं। एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, एक वो जो नैनो में चल रहे हैं। पहिए चार ही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी किसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। तो आपको लगा कि ये तो मामला बिखर गया है, नहीं चल पा रहा, तीन में भी नहीं चल पा रहा। और अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए सोशियोलॉजी में, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी। और बोले कि अब समय आ गया कि हम तीन क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहां से पहली बार दो शब्द आए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, और एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास। उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। सुने ना आप लोगों ने, इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? ऐसे गरीबों में भी दो वर्ग हैं। एक है जो बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास कह लीजिए, गरीब वर्ग कह लीजिए। ऐसी अमीरों में भी दो वर्ग हैं। ये अमीरों में एक है अडानी अंबानी टाइप का अमीर, जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, या एलोन मस्क टाइप का है, या गूगल के मालिक जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, जिसकी कुल संपत्ति अगर हम मान लें कि $200 बिलियन के आसपास है। इसको तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाता है 200 बिलियन का, तो है ना। $100 करोड़, वो 200, यानी कि 20,000 करोड़ डॉलर। उसको 100 से गुणा कर लीजिए रुपए करने के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति है। एक तो वो अमीर है,
एक छोटा मोटा मोहल्ले का अमीर है जिसके पास अपना एक घर है, एक दो गाड़ियां हैं, एक दो स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी है उसने घर के बाहर, गुंडा गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं 2-4, और दबंग होकर चलता है, चलते पीछे 4 गाड़ियां चलती हैं साथ साथ, और सारे 20 लोग ऐसा उतरते हैं गाड़ी से। अमीर तो वो भी है, पर वो मुकाबला इलोन मस्क से कैसे कर पाएगा बेचारा। तो अमीरों में भी कुछ लोगों ने 2 वर्ग मान लो, जो सुपर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। 6 वर्ग हो गए जो शुरू में 2 थे। और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ये काम छोड़ ही दो, मिडिल क्लास में भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, हर मिडिल क्लास के व्यक्ति की अपनी स्थिति है, और इसके अंदर भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, यानी कि 50 वर्ग बना लोगे तो भी हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर पाओगे। और इसी को बोलते हैं कि डाइकोटमी में नहीं जाना है, कॉन्टिन्यूम में जाना है, निरंतरता में जाना है। सिर्फ ये समझना है कि कौन से व्यक्ति की स्थिति किसकी तुलना में कैसी है। अगर मैं इस बात को एक लाइन से समझाऊं तो बात शायद ज्यादा आसान हो जाएगी समझना हमारे लिए। तो एक लाइन है, एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है, ठीक। अब लेफ्ट और राइट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ही होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचार को कहां पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी कि लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है, हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कम लेफ्ट में हो। ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा राइट में हो, ये भी तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है। शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन ज्यादा राइट में है तो क्या बोलेंगे? शिवसेना बोलेंगे, ये आप सबको सहमति है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, इनमें से कौन ज्यादा राइट में है? आप कहेंगे MNS थोड़ा और ज्यादा राइट में है ना। आपको लगता है कि ज्यादा। उसकी बड़ी वजह शायद ये कि वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसी आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो MIM है, MIM को आप कहाँ रखेंगे राइट में? बीजेपी के आसपास, शिवसेना या MNS के आसपास? कहीं शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खाका बन गया। और क्या MNS की तुलना में और ज्यादा राइट में कोई आप सोच पा रहे हैं भारत या भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था, नाजीवाद या फांसीवाद, वो MNS से कम राइट है या ज्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम दक्षिणपंथ, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जीनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी एक मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि चलिए, हो सकता है कि MNS लगभग यहां स्टैंड करे, क्योंकि उसने हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठियों को मार देंगे, हम जान से मार देंगे। थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसी स्थिति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट वो भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहां शिवसेना है लगभग वहीं MIM, ऑल इंडिया AIMIM पार्टी है, तो उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहां रख लीजिए, ठीक। तो एक तरफ का खाका समझ में आ गया। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पे खड़ी हो, बीच में एकदम बैलेंस, ना लेफ्ट ना राइट? मुश्किल है कहना, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है। जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टी इसके अंदर आ जाती हैं, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहां करना था, लेफ्ट में उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज्यादा ठीक रहता है। वो गलती से हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लाल से ही काम चलाते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए। कांग्रेस को लेफ्ट मान लेते हैं फिलहाल, आम आदमी पार्टी को भी लेफ्ट मान लेते हैं। इन दोनों में से ज्यादा लेफ्ट कौन है, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। सहमति है? चलिए, मैं भी सहमत हूं। अब बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक तरफ BSP है। BSP के लेफ्ट अमीरी गरीबी पे कम है, वो जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन है।
तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी में किसको ज्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए बट गया, समाज बट गया ना, समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये तो रोज भी चेंज होता है कि कल बीएसपी ज्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है ना कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और आरजेडी को, आरजेडी कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ बताइए, तो बीएसपी से किस तरफ? आसपास। ठीक है, आसपास सबसे सेफ आंसर है, आसपास रख लेते हैं। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसे कहां रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीएम और ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीआई एमएल, ये क्या होता है? ये और ज्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है। कभी जब समाजवाद पढ़ेंगे तो इन सबका नाम समझेंगे। तो सेंटर के नजदीक जो पार्टी आएगी इस तरफ, वो आ जाएगी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, जो अभी किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। इससे थोड़ा सा इधर यहां रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टियों को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी। और किसे रख लें आप? बीएसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं, एसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी थोड़ी कम लेफ्ट होगी बीएसपी की तुलना में, पर ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। आप आरजेडी को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, आप डीएमके को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रख लीजिए। डीएमके का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है। एआईएडीएमके डीएमके की तुलना में कम लेफ्ट है, किंतु उसका भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं एआईएडीएमके शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई नहीं, लेकिन वो भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए भाई सुन के, है ना, ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। केवल ये समझने की कोशिश है कि हम किस पार्टी को किस रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, कई नेता लोग घूर के देखेंगे इस वीडियो को कि ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है। और आजकल माहौल वैसे ही पता है आपको कैसा रहता है। तो लेकिन जब और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो एक पार्टी आ जाएगी जिसका नाम है सीपीआई। एमएन रॉय ने इस पार्टी का गठन किया था 1920s में, और लंबे समय तक ये भारत की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन आगे चलकर जब 1960s में भारत चीन का युद्ध हुआ, देखिए जब ये पार्टी बनी तो लेनिन की मेंटरशिप के अंदर एमएन रॉय ने पार्टी बनाई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और ये लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन से सीख भी रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय शाखा के रूप में इसका गठन यहां पर हुआ। तो ये पार्टी भारत में काम कर रही थी। निर्देश कहां से मिलता था? निर्देश मिलता था सोवियत संघ से, रूस से। कई बार बड़े अजीब निर्देश मिल जाते थे, पर वो पार्टी करे क्या बेचारी हो। तो वहां से जब एंटीना एक खास बिंदु पर सेट है तो विचार तो वहीं से आएंगे। असहयोग आंदोलन, ये बल्कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय इनकी दुविधा बड़ी बढ़ गई 1942 में। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ एक बिंदु पर एक साथ खड़े हो गए। और किसके खिलाफ खड़े हुए? इटली, जर्मनी, जापान के खिलाफ खड़े हो गए, हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन भारत पर चढ़ा हुआ था। तो भारत के नेताओं को दुविधा ये कि इस समय अगर ब्रिटेन को हराने के लिए ताकत लगा दी तो ब्रिटेन तो हार जाएगा, पर हिटलर जिंदा हो जाएगा, और हिटलर का जिंदा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कंफ्यूजन था कई लोगों को, पर अंत में तय हुआ। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये सही मौका है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी परेशान, क्योंकि सोवियत संघ से निर्देश मिलते थे, और सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड उस समय एक साथ हैं। तो वहां से निर्देश आया कि ना, इस समय फांसीवाद के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना जरूरी है। तो उस पार्टी ने 1942 के आंदोलन को ठीक से सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गई, और वहीं से उसकी छवि भारत के लोगों में काफी कमजोर भी हो गई। और इसलिए 1947 के आसपास आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ताकत नजर नहीं आती, जबकि उसके पहले ताकत दिखनी शुरू हो गई थी। 1949 में चीन में क्रांति हो गई। अब दो चाचा हो गए, एक चाचा सोवियत संघ, तब बोल लीजिए सोवियत संघ, और चाचा हो गया चीन। अच्छा, चीन वाले थोड़े नए नए थे तो एग्रेसिव ज्यादा रहते थे। चीन वाले बोलते थे सोवियत संघ वाले ठीक कम्युनिस्ट नहीं है, असली कम्युनिस्ट हम हैं, ये ठंडे कम्युनिस्ट हैं, हम गर्म कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिज्म में जो गर्मी ना हो तो फिर कम्युनिज्म कहेगा। तो भारत के जो कम्युनिस्ट थे उनको भी लगा कि ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, तो कई लोग चीन से सपोर्ट लेने लगे। मतलब वैचारिक समर्थन भी शायद, बाकी भी कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे।
पार्टी एक ही थी, सीपीआई। और 1960, 62, 64 तक चलता रहा। 62 में चीन और भारत का युद्ध हो गया। मजे की बात, भारत का पीएम कौन? नेहरू जी। वो भी कम्युनिस्ट, कम से कम सोशलिस्ट तो सही, और कम्युनिज्म से प्रभावित भी थे, मार्क्सवाद से। तो एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री दूसरे कम्युनिस्ट देश से युद्ध कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरे कम्युनिस्ट देश से सलाह मिल रही है, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में ठीक ठाक दुश्मनी हो चुकी थी। और भारत के कम्युनिस्ट परेशान थे कि हम सोवियत संघ वाले के साथ चलें कि चीन वाले के साथ चलें। और अंत में 1964 में उस युद्ध के लगभग ठीक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए, और एक बनी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो चीन के तौर तरीकों के ज्यादा पक्ष में रहती थी। और सीपीआई उसके बाद नाम के रह गई, उसका बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतनी बात समझ के आप क्या समझ पा रहे? सीपीएम इधर आएगी, किधर आएगी? इधर आएगी, है ना। तो सीपीएम ज्यादा लेफ्ट है, और ये सीपीएम 1964 में बनी है, सोच के देखिए। और उसके कुछ ही साल के बाद 1967 में बंगाल में पहली बार सत्ता में इसकी भागीदारी हुई। सरकार इसकी नहीं थी, लेकिन जो गठबंधन था उसमें शामिल थी। अब जब इस सत्ता में आ गई तो इसी पार्टी के कुछ लोगों को लगा ना, ये पार्टी ठंडी हो गई है, इसमें वो गर्मी नहीं बची, और हमें चाहिए गर्मी वाला आंदोलन। जिन लोगों ने ये बात कही उनमें एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। उन्होंने कहा ये सरकार वरकार नहीं खेलेंगे हम, ये इलेक्शन बेकार की बात है, तो सीधे हिसाब करेंगे बराबर। जो क्रांति है, मार्क्सवाद की धारणा है क्रांति, हिंसक क्रांति, हम तो वो करेंगे जैसे चीन में हुआ था, जैसे रूस में हुआ था। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पक्का मार्क्सवादी है उसको लिबरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में बहुत रुचि होती भी नहीं है। अब सोचिए, सरकार है सीपीएम की, केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी नई पीएम बनी है, अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़ी डामाडोल स्थिति है लेकिन बनी हुई है, और उनको समर्थन भी पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है सरकार बनाने के लिए इस समय। और ठीक उसी समय नक्सलवाड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा गया। और ये नक्सलवाद कौन कर रहे हैं? चारू मजूमदार, कानू सान्याल और उनके साथी। अब इंदिरा गांधी कह रही कि देखो भाई, तुम्हारी ही पार्टी के लोग हैं, इनको ठीक कर लो, नहीं ठीक करोगे तो 356 लगा दूंगी। 356 क्या होता है? अब तक 56 नहीं, इसका मतलब होता है संविधान का अनुच्छेद 356, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्य की सरकार को भंग कर देना। कितना रोचक अतीत है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे नक्सलवादी आंदोलन को क्रश किया, समाप्त किया। तो जब क्रश किया तो बोले कि तुम भाड़ में जाओ, हम सच्चे मार्क्सवादी हैं, हम नई पार्टी बनाएंगे। और तब जो पार्टी बनी उसका नाम है CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पार्टी बनी। और इनका मानना था कि सीधे सीधे काम करेंगे। बाद में इसके भी टुकड़े हो गए, आजकल CPI-ML, L चलती है एक पार्टी, L का मतलब लिबरेशन होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी हो जाने से लेफ्ट कह देना पर्याप्त नहीं है, उसमें भी लेफ्ट का इंटेंसिटी कितनी है ये देखना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए कि जो रशियन या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको यदि इसमें जोड़ना हो, जैसे हमने यहां पर हिटलर को जोड़ दिया, हिटलर या मुसोलिनी इस मामले में चरम लोग हैं। अगर मैं कहूं कि सोवियत संघ या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ना हो, जिन्होंने शुद्ध रूप से हिंसक कार्यवाहियों के माध्यम से सत्ता हासिल की, या आपको कंबोडिया का अगर उदाहरण ध्यान हो, पोल पोट का एग्जाम्पल कभी सुना हो आप लोगों ने, उसको देखना हो, या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी को ध्यान रखना हो, ये सब लोग वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकारें हैं। इन सरकारों को आप सेंटर से लेकर यहां तक कहीं रखना चाहेंगे या और उधर रखेंगे? और उधर रखेंगे। तो यहां कोने में हम यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन का जो दृष्टिकोण है उसको रख लें। पोल पोट जिन्होंने कहते हैं कि कंबोडिया में करीब 20 लाख लोगों की हत्या की मार्क्सवादी क्रांति के दौरान अपनी, उनको रख लें, ये सब आ जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस निष्कर्ष को गौर से देख पा रहे हो, चाहे वामपंथ हो, जब वामपंथ चरम पे आता है तो लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं। यूएसएसआर में स्टालिन नाम के आदमी ने, जो लेनिन के बाद सत्ताधीश बना, 40 लाख हत्याएं की, 40 लाख। पोल पोट छोटे से देश में था, 20 लाख हत्याएं की। किम जोंग उन करता ही रहता है बीच बीच में। पता लगा कि एक मीटिंग में एक आदमी को उबासी आ गई, जमाई आ गई। आप लोग 3-4 जमाई ले चुके हैं इस क्लास में, ये तो मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किम जोंग उन होता ना
तो उसने उनमें से एक को पता है क्या किया, तोप के सामने बांध के तोप चलवा दी, पूरा छेद गड्ढा हो गया उसकी बॉडी में, पूरी कमर तोड़ गई, मर गया बेचारा। फिर एक मीटिंग में उसको पता लगा कि उसके एक फूफा जी थे जो शायद उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, उसको हल्का सा संदेह हुआ। इतना काफी था संदेह होना, रूल ऑफ लॉ थोड़ा ना होता है लॉ तो मैं ही हूं, कोई रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो अपने उस फूफा या मौसा जो भी थे, 10-20 भूखे कुत्तों को जो कई दिनों से भूखे थे उनके बीच में छुड़वा दिया, और वो भूखे कुत्ते उनकी बोटी बोटी नोच के खा गए। ये सजाएं होती हैं जम्हाई लेने की, आपको अंदाजा नहीं है। यहाँ तो आप लोग धूमधाम से उबासी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई, क्योंकि लोकतंत्र है। और जब दक्षिण पंथ चरम पे जाता है तो दक्षिण पंथ भी चरम पे क्या करता है, वो हिटलर बन जाता है, मुसोलिनी बन जाता है। और हिटलर पे आरोप है कि उसने 60 लाख हत्याएं की, 60 लाख, 40 लाख ये स्टालिन की मान लीजिए, 20 लाख इसकी मान लीजिए, बराबर हिसाब उसने भी कर दिया कि तुम्हारा 40-20 हम 60 कर लेते हैं अकेले। यानी दोनों ही पंथों का जो चरम स्तर है बहुत घातक हो जाता। कुछ लोग हैं जो सेंटर में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ना हम इधर के ना हम उधर के, हमें तो लगता है कि मुद्दा देख के बात करेंगे, वरना हम ठीक है, थोड़े बहुत परिवर्तन हो ठीक है, थोड़ा बहुत यथास्थितिवाद हो वो भी ठीक है, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी है। लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी को हम सीधे सीधे अनाउंस कर दें कि वो सेंट्रिस्ट पार्टी, हाँ सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, वहां तक ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक लेवल जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का। क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी के सब लोग एक ही जगह खड़े हों? क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी हमेशा एक साइड में खड़ी हो? जैसे पहले कुछ व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस को हमने रखा, कहां की कांग्रेस, इधर, ये कांग्रेस को रखा। अब ध्यान से देखें तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं 3 नाम जोड़ूं, एक है जवाहरलाल नेहरू, एक है इंदिरा गांधी, एक है संजय गांधी, क्या आप इन तीनों को एक पॉइंट पे रख सकते हैं? नेहरू बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी हैं, अगर नेहरू सत्ता में है तो आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यक्तियों की स्वाधीनता कुचली नहीं जाएगी। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के दौरान 19 महीने कई लोग जेल में रहे केवल इसलिए कि वो उनकी सत्ता के खिलाफ खड़े हो रहे थे। इंदिरा गांधी कम से कम कानून के तहत जेल भेजती थी, संजय गांधी तो और मूड में रहते थे, वहां तो अलग ही लेवल था उनका। तो एक ही पार्टी जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी हम मान रहे हैं, उसके अंदर भी अलग अलग व्यक्तियों का तेवर अलग अलग हो सकता है। ऐसे बीजेपी है, बीजेपी में एक व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, है मतलब एक जमाने में रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे, एक व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, एक है योगी आदित्यनाथ। अब आप ये बताएं कि दक्षिण पंथ तो चारों में है, पर क्या चारों का दक्षिण पंथ बराबर है या उसकी डिग्रीज अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, और जिस क्रम में है उसी क्रम में मानते होंगे आप लोग भी लगभग। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो आपको पता है ये जो इतिहास है 1996 के आसपास का, जब वो पीएम बने पहली बार, शायद 95 में ये डिबेट थी बहुत ज्यादा, हम लोग उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बहुत डिबेट थी कि लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है पहली बार केंद्र में, तो पीएम कौन बनेगा। और शायद 1995 की बात है, मैं इलेक्शन से 1 साल पहले की बात है, आडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे। ये स्टेटमेंट एल.के. आडवाणी ने दी, और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 1980 में बीजेपी की स्थापना की थी। मतलब बीजेपी का क्या है कि 1915 में हिंदू महासभा बनी, मदन मोहन मालवीय ने बनाई, उस पार्टी के एक अध्यक्ष हुए जिनको हम जानते हैं ये एस.पी. मुखर्जी के रूप में, श्याम प्रसाद मुखर्जी के रूप में। बाद में उससे मोहभंग हुआ तो उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बना दिया। भारतीय जनसंघ 1974 तक लगभग रहा, जब एक पार्टी बनी जनता पार्टी। 77 में इलेक्शन हुआ था ना, उसके आसपास की बात है, जब जनता पार्टी बनी, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने कोशिश की थी 4 पार्टियों को मिला के इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाने की, तो भारतीय जनसंघ उसमें मर्ज हो गया, जनता पार्टी हो गई। और जब 77 वाला प्रयोग सफल नहीं हो पाया तो उससे अलग होकर फिर एक पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी 1980 में बनी, हालांकि उसका इतिहास देखेंगे तो 1915 तक आपको जाता हुआ दिखेगा। 1980 में जो बीजेपी बनी वो बनाने वाले 2 व्यक्ति माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी। और जनसंघ में जो 2 सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एस.पी. मुखर्जी थे ही उसके शुरुआती व्यक्ति, और बाद में जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जिन्होंने उसका मूल दर्शन, जिसको एकात्म मानववाद कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, उसकी रचना की, वो उस दौर के व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्ति ने मिलकर पार्टी बनाई 1980 में, फिर आंदोलन किए, काफी कुछ किया। मंदिर आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण माना गया जो आडवाणी जी ने किया। और जब सत्ता की बारी आई तो क्या वजह बताई गई कि हमारा देश जो है थोड़ा सॉफ्ट किस्म का देश है, तो
अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। और ये बात एल.के. आडवाणी ने खुद अनाउंस कर दी और फिर वही वो पीएम बने। तो उस समय कहते थे कि आडवाणी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, सॉरी वाजपेयी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, आडवाणी जी थोड़ा सा रेडिकल हो जाते हैं। फिर बाद में कहा गया कि आडवाणी जी सॉफ्ट हैं, मोदी जी थोड़ा सा रेडिकल है। फिर योगी जी है तो उसके बाद कहा गया नहीं नहीं यार मोदी जी बहुत सॉफ्ट है भाई इधर थोड़ा ज्यादा रेडिकल टच है। कहने का भाव है कि एक ही पार्टी में, एक ही विचारधारा में जो पार्टी दक्षिण पंथी है उसमें दक्षिण पंथ के शेड्स या लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा वामपंथ में, जैसे ही वामपंथ के लेवल है, सीपीआई भी है, सीपीआई-एम भी है, सीपीआई-एमएल भी है। एक ही पार्टी से निकली 3 पार्टियां हैं, किंतु उनमें उग्रता का स्तर, उत्कटता का स्तर, रेडिकल होने का स्तर अलग अलग हो सकता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी ऐसी हो जो सेंटर से कभी इधर कूद जाए, कभी इधर कूद जाए? कुछ घटनाओं में ऐसा दिख सकता है। जैसे कांग्रेस तो लेफ्टिस्ट पार्टी है, पर जब संजय गांधी सत्ता में थे, एक तरह से डिफेक्टो उनको मानते थे कि सत्ता में है, डिजियोर तो नहीं थे। संजय गांधी की कुछ नीतियां ऐसी मानी जाती हैं जिनको एंटी मुस्लिम नीतियां कहा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मानी जाती है कि वो मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़ी रही, तुष्टीकरण कहिए, अपीजमेंट कहिए, जो कहिए। और शाहबानो के केस में बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिखता है 1985-86 का मामला, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शाहबानो के पक्ष में आया और कांग्रेस पार्टी ने उसके विरुद्ध जाकर एक्ट चेंज किया, एक नया एक्ट बनाया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह ट्रीट करती रही, इसलिए उसके पक्ष में कुछ ऐसे काम भी करती रही जो शायद जरूरत से ज्यादा थे। उसी बिंदु पर आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, जो कि सब मंत्री थे, जो भी केरल में गवर्नर हैं। तो उसी पार्टी में संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौर में आरोप लगता था कि वो एंटी मुस्लिम काम करते हैं। अब लेफ्ट की पार्टी किसी धर्म विशेष के विरोध में दिखे तो ये अजीब सी बात लगती है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है, इस तरफ खड़ी है, और अरविंद केजरीवाल अगर ये कहें कि करेंसी के नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छाप देनी चाहिए, ये विचार सुन के कहां का लगता है? ये तो राइट का विचार है। और वो खड़े कहां पर है? लेफ्ट में खड़े हैं। या अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक पब्लिक मीटिंग में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वो तो लेफ्ट के आदमी है। बहुत कंफ्यूजन है, रायता फैला हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि इस समय दुनिया भर में राइट की वेव चल रही है। सिर्फ लेफ्ट वालों को समझ में आ गया कि राइट वाला कुछ कुछ करना पड़ेगा वरना काम चलेगा नहीं हमारा। इसलिए थोड़ा बहुत धर्म धर्म खेलना बहुत जरूरी है। थोड़ा भाषा भाषा खेलिए, थोड़ा धर्म धर्म खेलिए, थोड़ा जाति जाति खेलिए, तो आप सत्ता में रह पाएंगे। क्योंकि आम आदमी इस समय राइट विंग के प्रभाव में ज्यादा है, इसलिए आज के दौर में लेफ्ट विंग को राइट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हुई। और अतीत में क्या हुआ है? राइट विंग को लेफ्ट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हुई, क्योंकि आप केवल राष्ट्रवाद के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर लंबे समय तक काम नहीं चला पाएंगे। लोग कहते हैं कि नौकरी तो दो, बिजली तो दो, सड़क तो बनाओ, और आप कह रहे नहीं, धर्म, भाषा, इज्जत। आप कह रहे ठीक है, वो सब अच्छा लगता है 1 घंटे के लिए, लेकिन सड़क तो चाहिए ना भाई, दवाई तो चाहिए, खाना तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए। इसलिए राइट विंग की सारी पार्टी की मजबूरी है कि वो आजकल अपने मैनिफेस्टो में और नीतियों में नौकरियों का और कुछ ऐसे प्रयोग जिससे जो गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मौका मिले, कभी कभी प्रच्छन्न रूप में, कभी खुलकर। दक्षिण पंथ की पार्टी सरकार में हो और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बहुत बड़ा रोचक विवाद भी है, इस बारे में वो कभी बात करेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने में क्या लगता है कि दक्षिण पंथी दल गरीबों के पक्ष में आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आजकल कोई राइट नहीं है, कोई लेफ्ट नहीं है, हर पार्टी मोटे तौर पर कुछ है। बीजेपी सामान्यतः राइट है, लेकिन लेफ्ट की कई चीजों को उसको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की डिमांड ना भाई, डेमोक्रेसी है। आम आदमी पार्टी लेफ्ट में दिख रही है, किंतु उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही पड़ेगा, और करेंसी पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापने जैसी बातें कहनी पड़ेंगी, ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि ज्यादा धर्म का रक्षक कौन है, ये है कि वो है। और ये कंफ्यूजन होने से क्या होता है कि एक कम से कम वो प्रभाव खत्म हो जाता है जिस प्रभाव का नुकसान हमें हो सकता था। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती है। गोपियों के तर्क शास्त्र की दृष्टि से महान तर्क हैं या थोड़े मजाकिया तर्क हैं? जैसे आप किसी से कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं, और वो ये कहे
अरे मेरे पास तो एक ही हृदय था, चौथी क्लास में दे दिया था किसी को, उसके बाद से मैं बिना हृदय के घूम रहा हूँ। डॉक्टर्स परेशान है, एक्सरे होता है, हृदय ही नहीं है, खाली जगह वहां पर है। अगर कोई आपसे ऐसी बात कहे, आप फिर क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया, थैंक यू, मैं बच गया या मैं बच गई। क्योंकि ऐसे मूर्ख से प्रेम करना वैसे भी नुकसान ही है ना। जो बैल पेड़ की डाल में बैठ के उसी को काट रहा हो, उस मूर्ख से कोई क्यों प्रेम करना चाहेगा? शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति सबसे अच्छी सीधी, कोई रहस्य नहीं, कोई पर्दा नहीं, एकदम सीधापन। और तुलसी कह गए हैं, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। मन भी सूधा हो, वचन भी सूधा हो, और करतूतें भी सीधी हो। हमारा मन सीधा हो, हमारा वचन सीधा, हमारी करतूतें भी सीधी हो। सरल करतूतें करनी है, घुमा फिरा के नहीं। करतूत का मतलब उस जमाने में जो था वो था कृत्य, आज इसका मतलब कुछ और हो गया है। जो आप लोग करते हैं वो हो गया आजकल, लेकिन वैसे इसका मतलब कृत्य है। मन वचन कर्म से सीधापन जीवन में होना चाहिए। तुलसी सूधी सकल विधि, सारी विधि ही सीधी है, तुलसी कह रहे हैं। रघुवर प्रेम प्रसूति, राम के प्रेम से उत्पन्न होती है जो विधि, प्रसूत होती है, उस विधि में टेढ़ापन नहीं है, सीधापन है। देखिए जो सच्चा प्यार करेगा वो सीधा प्यार करेगा, उसमें बांकपन नहीं होगा। और ऐसा प्रेम किसी को नसीब हो तो बहुत 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 उसकी खुशनसीबी है कि नायक और नायिका दोनों सच बोलने वाले मिल जाएं, झूठ ना बोलते हो, बिल्कुल भी झूठ ना बोलते हो। मैं जानता हूं आप कल्पना में सोच रहे होंगे इस बात को, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में हैं, दो चार लोग ऐसे दुनिया में हो सकते हैं। नायक भी झूठ नहीं बोलता, नायिका भी झूठ नहीं बोलती है, दोनों सच बोलते हैं, दोनों असुरक्षाओं से मुक्त है, और दोनों एक दूसरे को बांधने के निरर्थक प्रयास में नहीं उलझे हुए हैं। यह है सीधा मन, सीधा वचन, सीधा कृत्य, टेढ़ापन नहीं, बांकपन नहीं। यही बोल गए घनानंद। कौन घनानंद? चलो सुजान मेरे साथ चलो। नहीं तुम चलो, मैं देखती हूँ बाद में। ऐरी रूप अगाधे राधे, राधे 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 राधे, तेरी मिलवे को ब्रजमोहन, बहुत जतन है साधे। वही घनानंद। घनानंद जी कह गए हैं कि जहां नेकु सयानप बांक नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है। जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां जरा सा भी सयानपन और बांकपन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेम में सयाने हैं, अगर प्रेम से पहले कैलकुलेटर लेके जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हिसाब किसका भारी पड़ रहा है, मेरा खर्चा कितना, उसका खर्चा कितना, अगर ये सब काउंट हो रहा है तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम तो सीधा होना चाहिए। तुलसी कह रहे हैं प्रेम चाहे मनुष्य का हो चाहे ईश्वर का हो, सीधा एकदम सर। शुक्ल जी को फिदा हो गए इस बात पे, सूधे मन सूधे वचन पे। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू। बताओ, अपने बताओ, सोह क्या होता है? पसंद आना, प्रिय होना। ऐसे बोलते हैं ना, उससे सुहाता है, यह नहीं सोहता है। तो सोह मतलब प्रिय लगना। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू, राम को ऐसा प्रेम पसंद नहीं है जो ज्ञान रहित है। ज्ञान युक्त प्रेम में जो बात है ना, वो ज्ञान रहित प्रेम में नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो एक नंबर का मूर्ख आदमी है, तो कितना भी सुंदर हो, कितना भी मधुर भाषी हो, लेकिन अगर मूर्ख है तो अपने आप में संकट है उसके बाद। समझदार व्यक्ति है तो उसके प्रेम की बात अलग होगी, उसको चीजों का अनुमान रहता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ अजीब सा। आप ये बताएं कि आप में कोई ऐसा बच्चा है जिसके कुछ दोस्तों का शादी हो चुकी हो, विवाह हो चुका हो? कुछ आपके दोस्तों का विवाह हुआ है क्या? हो गया, बढ़िया है। हाँ, तो इस उम्र में तो विवाह हो ही जाता है बच्चों का, तो आप लोग बूढ़े हो गए अलग बात है, लेकिन बाकी का तो हो ही गया होगा बाकियों का। तो सिंह अभी बोला 17 साल के हो, अब कह रहे बूढ़े हो गए हो। तो ये बताएं कि आप मित्रों के विवाह में ज्यादा अनुपात प्रेम विवाह का है, अरेंज मैरिज का है? अरेंज मैरिज का ज्यादा अनुपात है। पहले लड़कियों से पूछते हैं कि आपकी सहेलियों के विवाहों में कौन से विवाह का अनुपात ज्यादा है? अरेंज मैरिज। ये अनुपात कितना होगा, 70-30 टाइप या 80-20? 80-20। लड़के लोग बताए। लव मैरिज आगे चल रही है, 70-80। अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। आचार्य पर बताएंगे फाइनल। अरेंज ज्यादा है, कितना अनुपात होगा? 80-20 ही होगा।
ये बात भी सही, इनकी सहेलियों की शादी आपके दोस्तों से तो हो रही होगी और किससे हो रही होगी, ये भी तो सही बात है। भाई जब शादी इधर अरेंज है तो वहां भी अरेंज नहीं होगी, ऐसे कैसे कि वहां लव मैरिज यहाँ अरेंज मैरिज हो रही होगी। चलिए, लेकिन अगर आप शहर में रहेंगे, जैसे डीयू में पढ़े, जेएनयू में पढ़े, तो उनके सर्कल में अनुपात आजकल 90-10 जैसा है। 90% लव मैरिजेस, 10% अरेंज मैरिजेस। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन ज्योग्राफिकल भी, सोशल भी। आप गांव से हैं, शहर से हैं, कस्बे से हैं, और उस गांव शहर कस्बे में किस जाति, किस समुदाय से हैं, इससे बहुत मैटर करता है। मैंने एक बार आपसे कहा था, बहुत अजीब सी बात कही थी, लेकिन क्या करें, साहित्य है ही ऐसा विषय है। मैं कहता कि देखिए, जो पुरुष का प्रेम होता है ना, समझ रहे हैं, पूरा ग्राफ समझ रहे हैं ना, पुरुष का प्रेम यूं चढ़ता है और यूं ऐसे नीचे चला जाता है। नीचे समझ रहे हैं कहां तक जा रहा है, माइनस में जाता है, नफरत तक चला जाता है। एक समय के बाद कहता है, आई ही क्यों मेरी जिंदगी में, मर जाती, बर्बाद कर दिया मुझे, ये सब भाव आते हैं। अगर ये किसी पुरुष के प्रेम का ग्राफ ऐसा चले, समझ लो सामान्य व्यक्ति है, कोई खास बात नहीं है, ना वो सूरमा है, ना वो पापी है, सामान्य, उसके मन के भाव ऐसे होंगे। हाँ, अपने मन के भावों को कंट्रोल करना जरूरी है। आप उनकी अभिव्यक्ति करेंगे नहीं करेंगे, किस तरह करेंगे, वो एक अलग बात है। इतने भ्रष्टाचार के साथ करेंगे या उसको संभालेंगे खुद को, वो अपना व्यक्तिगत मामला है। और स्त्री का प्रेम सामान्यतः ऐसे 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 चलते 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 फिर वो बोर्ड के आगे निकल जाता है, ऐसे ये मामला रहता है। ठीक है, हो सकता है कि ये भ्रांतियां हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो आप लोगों को उसमें सहमति है या असहमति है इस बात से? वैसे लड़के लोग बताए कि लड़कों के बारे में जो बताया, सहमति है। असल में ये भी होता है कि अगर आप अभी उस दौर से गुजरे नहीं है तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। आपको गन्ना ऐसा हो ही नहीं रखता। हम तो जिससे प्रेम करेंगे आजीवन प्रेम करेंगे, टूट के प्रेम करेंगे एक बार, उसके बाद फिर 8-10 साल के बाद इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा और फिर आप सोचेंगे, अरे यार देखो, उस समय ध्यान दिए होते। और स्त्रियों का प्रेम ऐसा होता है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? ये वो भी आजकल वही हो गया है, आजकल सुने जमाना बदल गया है। तो इनको देखो ऐसे सवाल पे ऐसे देने लग जाऊंगा हमसे हमसे ये कोई बात हुई, कैसा भ्रष्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो हिम्मत है तो बताओ, ये सही है ग्राफ? नहीं, ये कह रही गलत है। कितने लोग मानते हैं कि सही ग्राफ है? देखो, ये ऐसे करने लगी थी, देखा कोई नहीं, फिर ऐसे तो अरे है तो है, बोलो, इसमें शर्माना क्या है? ये बात इंडिविजुअल किसी के बारे में छोड़ना है, ये बात तो सामान्य बात है कि क्या हम मान लें कि स्त्रियों का मनोविज्ञान इस तरह से काम करता है। और एवरेज बात चल रही है, ये रेयर अपवाद तो होंगे ही होंगे हर मामले में। पुरुषों में भी तो अपवाद होते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं होते हैं, स्त्रियों में भी अपवाद हो सकते हैं, ऐसा क्या है? तो क्या आप लोग जनरली सहमत हैं कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, हाथ मत खड़ा करो, ऐसे इशारे से बता दो, ऐसे 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 करके बता दो नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सही लग रहा है? ठीक, चलिए। तो हुआ क्या है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आता है? मूल बात यह है, पुरुष और स्त्री जब प्रेम की स्थिति में होते हैं, पुरुष भावनात्मक बातें करता है, किंतु उसकी चेतना में भरा होता है यौन संबंध, शरीर। ये पुरुषों की सामान्य समस्या नहीं है, सामान्य प्रवृत्ति है, क्योंकि उनको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना हावी रहता है कि उनको ज्यादा वही समझ में आता है, भावना, विचार, वो सब भी समझ में आते हैं, पर वो उतना इंटेंस नहीं होते उनके जीवन में। स्त्री के लिए भावुकता, डिपेंडेबिलिटी, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए वो यौन संपर्क उतना महत्व नहीं रखता, एटलीस्ट शुरुआत में, जितना पुरुष के लिए रखता है। और पुरुष की एक खास टेंडेंसी दुनिया भर में देखी गई है, और ये पुरुष की बात नहीं, मैं नर मात्र की बात कर रहा हूं। चाहे नर होमोसेपियंस हो, चाहे नर कुत्ता हो, चाहे नर घोड़ा हो, चाहे नर गधा हो, इन सब में कॉमनली ये देखा गया है कि जैसे ही यौन संबंध हो जाता है, उसके बाद उनमें भयानक अरुचि पैदा हो जाती है, भयानक अरुचि, और उसके बाद वो पीछे हटना चाहते हैं।
क्योंकि दरअसल उनका जो केमिकल डिजाइन है वो उसी चीज के लिए उनको परेशान करता था। वो हासिल हो गया, अब उनकी रुचि कम हो गई। ये हो सकता है कि रुचि का कम होना एक दिन में ना हो, 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, लेकिन बड़ा स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ये टेंडेंसी प्रसाद दिखाना चाह रहे हैं कि मनु के समय से ही है, पहले मनुष्य के समय से है। और जैसे ही वासना सर खत्म हुआ, जैसे ही दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हो गया, मनु की अरुचि शुरू हो गई है। अभी तक मनु लट्टू बना बना घूम रहा था, अब मनु थोड़ा सा अरुचि से भरा है, नाराज होने लगा है, गुस्सा करने लगा है, नफरत करने लगा है, चिढ़ने लगा है। अब ये सब भाव शुरू हो गए हैं। तो लज्जा सर्ग में दिखाया है कि अब इनके संबंध में तनाव भी शुरू हो गए हैं। मनु लोभी और हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। और जब मनु बार बार नाराज हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, अब इस गुस्से की स्थिति में कैसे मैनेज करें? भाई, जो व्यक्ति 4 दिन पहले तक इतना प्रतिबद्ध बना हुआ था, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, अब वो कह रहा है कि मैं गोभी भी नहीं तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, तो खुद तोड़ के ले आ, खुद गिर जा पानी के अंदर, डूब के मर जा। अब वो ऐसी बात करने लगा है, तो कैसे मैनेज करे इस चीज को? तो लज्जा ने आके समझाया कि देखो बेटा, पुरुष और नारी में ऐसा संघर्ष हमेशा होता है। तरुणा मैम को इस समय मिले थे? हम लोग मिले थे लगभग 1995 में, व्हेन आई वाज 21.5। सोशियोलॉजी के बाद? नहीं, लगभग सेम टाइम। हाँ, Okay. उसी समय पढ़ ही रहा था कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं 1 साल सीनियर था, वो 1 साल जूनियर थी। डिबेटिंग में ही बेसिकली मिलना हुआ था। शी हैड कम टू लिसन टू सम डिबेट्स, आई वाज द पार्टिसिपेंट। फिर हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, कुछ संयोग भी उसमें रहे मिलने में। फिर हम लोगों ने 97 में शादी कर ली थी, वेरी अर्ली। मैं उस समय 23 साल का था। आपको इतनी जल्दी कैसे यकीन हो गया था कि दिस इज द वुमन फॉर मी? इतना तो हम सोचते भी नहीं थे उस समय। आजकल की जनरेशन बहुत सोचती है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। हमें तो कभी दिमाग में ऐसा बात ही नहीं था। बात हुई, ठीक लगा तो हो गया, इतना क्या सोचना है। ओवर थिंकिंग भी तो प्रॉब्लम है अपने आप में। तो ठीक है, शादी कर ली। आपके आपके रोल अपने रिलेशनशिप में हमेशा से इक्वल थे, या फिर आपने भी कुछ सीखने की कोशिश की जब वो आपकी लाइफ में आई हैं? मतलब हमारे घर में मेरा ख्याल है कि उनकी ज्यादा चलती है मुझसे ज्यादा, पर ये तो सबका ख्याल होता है शायद। पर मैं काफी हद तक ऑब्जेक्टिव हूं, तो अगर उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो जनरली वो सब मानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में फिर मेरी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मेरे ख्याल से हमारा ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है। मतलब डोमेस्टिक स्पेस में हम ये कह सकते हैं। एक मुझे काफी ये भी बहुत कूल चीज लगी कि एट दैट टाइम आपने दृष्टि आईएएस तरुण मैम के साथ फाउंड किया, विच इज नॉट समथिंग दैट अगेन अभी भी, मतलब फीमेल फाउंडर्स हमारी कंट्री के अंदर कितने कम है। ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग की जो मैं फाइडबैक कर कोशिश कर रहा हूँ, एक मेल इनसिक्योरिटी भी होती है ना, ये वर्किंग विद अ पार्टनर। आपको उन चीजों से कभी कोई स्ट्रेस नहीं था? आप यू वर वेरी सिक्योर ऑलवेज। ईगो को आपने कभी थॉटफुली ओवरकम किया है? मतलब ईगो तो आती है, इससे तो कोई नहीं बच सकता है। ईगो कभी कभी उनको भी आती होगी, कभी मुझे भी आती होगी। कई बार हमें लगता है कि हमारा सोचने का तरीका ही ऑथेंटिक है, ज्यादा ठीक है। पर मैंने एक चीज सीखी है कि पर्सपेक्टिव्स दूसरों के सुन लेने से कई बार फैसले अच्छे होते हैं। सो ऑल्दो शी इज नॉट मच इनटू द मैनेजमेंट राइट नाउ इन दृष्टि, but many times whenever the crisis comes, she becomes a troubleshooter in some sense. जैसे किसी बहुत अच्छे टीचर को दृष्टि में लाना है और किसी वजह से हम नहीं मैनेज कर पाए, सो मे बी शी विल टॉक एंड दैट पर्सन विल कम। ऐसा 2-3 बार हुआ है। फिर दूसरी बात है कि मैं ठीक ठाक एम्पैथी वाला इंसान हूं, पर उनमें मुझसे एम्पैथी बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी, मेरा ख्याल है कि एचआर प्रैक्टिसेस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। लाइक वी आर वन ऑफ फ्यू कंपनीज जहां मेंस्ट्रुअल लीव भी पेड मिलती है। यस, आई थिंक बहुत कम कंपनियां भारत में ऐसी है। आप भी करते हैं? जी। लेकिन मैं ये ईमानदारी से महसूस करता हूं कि
जो लोग हमारे काम करते हैं उनकी जितनी केयर वो करती है मैं उतनी नहीं कर पाता हूँ। फिर इसी तरह से जो जिंदगी में, मैं तो मनहूस टाइप का आदमी हूँ, बहुत ही अकेला रहना पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मतलब बहुत लाइवली उस तरह से नहीं हूँ कि मैं उछल कूद मचाता रहूँ। घर में अगर मैं अकेला हूँ तो घर और शमशान घाट एक जैसा हो जाता है, उस दिन कब्रिस्तान जैसा घर बन जाता है। उनके होने से यह है कि घर में लाइवलीनेस रहती है। जी। वो है तो शोर शराबा हल्ला गुल्ला कुछ ना कुछ होता रहेगा, किसी को डांट ही पड़ती रहेगी, किसी से मोहब्बत होती रहेगी, कुछ म्यूजिक की आवाजें आती रहेंगी। मैं बड़ा थोड़ा शांत किस्म का आदमी हूँ। सो शी इज वेरी लाइवली, वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी मच एनर्जेटिक। तो ठीक है, और दोनों एक जैसे होने से फिर मजा भी क्या है लाइफ में, थोड़ा रहना भी चाहिए। सर एक अगर टिप अगर आप देना चाहेंगे, बिकॉज इस जमाने में सिचुएशनशिप का जो जमाना है उसके मैंने भी अंदर सुना है। आपका ये इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है। पहली बात तो हम लोग इतने 30 मार खा है नहीं कि हम कहें कि हमारा रिश्ता दुनिया में सबसे शानदार रिश्तों में से है। ठीक है, मतलब हम लोग जैसे एवरेज लोग होते हैं वैसे ही हैं, शायद थोड़े से बेहतर होंगे। मैं चाहता हूं कि ग्लोरिफिकेशन ज्यादा ना हो, हम ठीक एवरेज कपल है, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। ये हमारी ब्यूटी, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, स्पेस हम एडिक्वेट स्पेस देते हैं। सो शी लिव्स हर ओन लाइफ, आई लिव माई ओन लाइफ, एंड वी लिव टुगेदर एंड वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो उनको कुछ वेंचर करना है तो उनको मुझसे पूछना नहीं है, करेक्ट। बताना है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ और मेरी सपोर्ट है ही। मुझे कुछ करना है, अगर मैं कल को ये भी कहूँ कि मैं सब छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो बोलेंगे ठीक है चले जाओ। या फिल्म बनाना चाहता हूँ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बोलेंगे ठीक है चले जाओ। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर देयर डिसीजंस वी हैव, वी एंजॉय दिस स्पेस। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक ही वर्क प्लेस पे एक साथ होने में टसल होने का बहुत स्कोप रहता है। पर अगर हाँ एक ही फैमिली में है और कंफर्टेबल है तो एक ही ऑफिस में लगातार साथ में बैठ के अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लेना वो एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए अपने घर में माता जी से बात की, पिताजी से बात की। इसमें माताएं ज्यादा बदनाम है बिना बात के, जबकि पिता भी कम नहीं होते हैं। पिता माता के माध्यम से काम करवाते हैं, लेकिन भूमिका बराबर की रहती है उनकी भी। तो जैसे ही आपने, मतलब मैं किसी लड़के को केंद्र में रख के बात कर रहा हूं, इसका रिवर्स लड़कियों के केस में हो सकता है कि आपने जैसी अपनी माता जी से कहा, आपको उम्मीद थी कि माता जी मान जाएंगी, बचपन से बहुत प्रेम करती रही हैं आपको, आपकी हर जिद को मानती रही हैं, आपको भरोसा था कि एक आखिरी जिद भी मान ही लेंगी, ऐसा क्या है। लेकिन जैसे ही आपने कहा, वो क्रुद्ध हो गई, फुफकारती हुई उठी और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि बेटा अगर ये तुमने बकवास की तो आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं, मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। ऐसा डायलॉग मार दिया है माता जी ने, और सीरियसली, ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत में कहा हो, सीरियसली कहा है। अब आपके होश फाख्ता हो गए। कितने कितने आपने वायदे कर रखे थे, 4 साल से डेली प्रॉमिस कर रहे थे, और जब जब उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, आपने कहा मम्मी बहुत ही उदार महिला है, इतनी उदार है कि आज तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। वो तो पड़ोस में भी किसी का लव मैरिज जो समर्थन करती है सबका, तो इससे बच्चे ने अनुमान किया कि अपने घर में भी समर्थन करेंगे। वो ये भूल गया कि पड़ोस के घर में करना अलग बात होती है, अपने घर में करना अलग बात होती है। तो वो कह रहे कि बेटा हुआ ये है कि वायदा आपने 4 साल में इतनी बार किया है कि आप गिल्ट फीलिंग से मर जाओगे अगर शादी नहीं करोगे तो। और माँ ने कह दिया कि बेटा अगर इससे शादी की तो मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच में मर जाऊंगी। और एक दिन वो कन्या आपके घर में आ गई है माँ से मिलने के लिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, हमसे भी तो बात करो। और दोनों के बीच तू मैं ठीक से हो गई है, कहा सुनी ठीक से हो गई। आप बीच में मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं और आपके पड़ोस में आपके पापा बैठे हैं चुपचाप एकदम। अंत में नायिका ने कहा, नायिका समझ रहे हैं, जो जिससे आपने वायदे कर रखे थे, अंत में नायिका ने कहा ऐसा है, लड़के का नाम कुछ भी सोच लीजिए, रमेश सुरेश कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, क्या नाम रखे, सुरेश रख लें है? लड़के का नाम पूछ रहा हूं भाई, दिमाग में ऐसा, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, सुरेश नरेश महेश कुछ ही मान लीजिए, ठीक है।
कोई XYZ नाम मान लेते हैं, ठीक है। तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा है रमेश बाबू, कि ऐसा है रमेश बाबू, 4 साल में आपने जो वायदे किए हैं ना, इसके बाद अब मैं पुलिस की शिकायत करूं, ये करूं, वो सब मैं तो कर सकती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। तुम्हारी चिट्ठियां इतनी सारी हैं, प्रमाण मेरे पास बहुत सारे हैं, कम नहीं है, पर उस सब में कुछ रखा नहीं है। जब धोखा हो ही गया तो फिर इन सब में क्या रखा है? तो उसने कहा ऐसा है कि मैं अभी इसी क्षण आत्महत्या कर रही हूं, और वो सामान लेके आइए साथ में ही। समझ लीजिए, उसके पास मिट्टी का तेल, लाइटर, सब कुछ है, साथ में है। बैग में से निकाला और उसके पास मत आना। देखो, उसने कहा कि मेरे पास मत आना, वो करीब 5-6 फीट की दूरी पे है आपसे। उसने कहा हिलना मत वहां से, और उसने देखते देखते मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क लिया है और माचिस हाथ में है। हंसने की बात नहीं, सीरियस सिचुएशन है, थोड़ा सीरियसली समझो उस बात को पहले। और वो ठीक उस मूड में है कि अगर उसको नहीं रोक पाए तो वो आग लगा लेगी खुद को। ये सवाल पूछते हैं ये इसके इंटरव्यू में, इस तरह के सवाल, अरे इतना विस्तार में नहीं, संक्षेप में पूछते हैं, लेकिन भाव ये रहता है। और जैसे ही आपकी माताजी ने देखा कि बेटा द्रवीभूत हो रहा है, द्रवित हो रहा है, बहकावे में आ रहा है, तो मां किचन के अंदर गई, वो भी बोतल लेके आ गई। बोली बेटा फैसला करने से पहले यहां भी देख लो। और मां ने भी मिट्टी का तेल छिड़क लिया है पूरा, और माचिस हाथ में है। अब आपको करना है फैसला, और तीसरी बोतल नहीं है, क्योंकि ऐसे में अधिकांश बच्चे बोलते हैं मैं खुद ही छिड़क लूंगा अपने ऊपर और मैं खुद ही मर जाऊंगा। वो ऑप्शन नहीं है, 2 ही बोतलें थी, वो खत्म हो गई हैं। 2 ही माचिस थी, पहले से ऑक्यूपाइड है वो, तीसरी माचिस नहीं है, या लाइटर, जो भी आप अच्छा समझे, 2 ही थे। अब आपको फैसला करना है, दोनों तरफ से अल्टीमेटम है, 20 सेकंड में फैसला करो, नहीं तो मैं गई, नहीं तो मैं गई। और 20 सेकंड चुप रहे तो दोनों गई, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं सही जवाब आपको देने वाला हूं, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूं। मैं केवल आपके अंदर आग पैदा कर रहा हूं समझने की कि एथिक्स क्या करता है, एथिक्स में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। ये सब इंटरव्यू में होता है, खूब सवाल इस तरह के पूछते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में आप डर गई हैं कि क्या होगा इसमें। कुछ नहीं होगा, ये काल्पनिक कथा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, काल्पनिक कथा है, कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप सिचुएशन सोच के देखिए, किसी घर में ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है इतनी डिग्री पे ना हो, थोड़ी कम डिग्री पे हो, लेकिन सिचुएशन तो टफ हो ही सकती है ना किसी घर पे। तो एक सवाल ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लें तो उसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब आप क्या देंगे, ये हम डिस्कस करेंगे समय आने पर। लेकिन इतना तय है कि यदि आपने एथिक्स से कंसेप्ट ठीक से पढ़ लिए हैं तो आप इसका जवाब जो आज देंगे उससे बहुत बेहतर उस दिन देंगे, क्योंकि आपको निर्णय करने की सही प्रक्रिया पता होगी, आपको अपने निर्णय पर टिके रहने के तर्क पता होंगे, जस्टिफिकेशंस होंगे। फिर आप निर्णय ये करें या वो करें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे की जो तर्क योजना है वो ठोस होगी। और पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है, ठीक। कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तो क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई। सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे, बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं, तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए।
उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है? और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे ऐसे वाली आवाज़ में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तू नहीं कोई और सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है। ये फिल्मी गीत है, मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज है। अगर ये फेज नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी में मजा क्या है। अगर हर चीज लिनियर है, हर चीज फॉर्मुलाइज है, फिर मजा क्या है जिंदगी में। ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूँ। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी पीढ़ी खराब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज़ पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, वो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं दे के आए जहाँ हमने कहा है। ये भी डाउट कहीं किसी और को दे के आ जाए। या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको दे के आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस ज़माने में। आपके ज़माने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी कौन कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, मेरे नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट पे चले गए। मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ चक्कर है। वहाँ ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानियाँ जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहां परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे, वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते हैं, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेजाब उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या। पता इंग्लिश में गालियां बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे, ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं,
सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको, एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूंगा किसी ना किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं इंट्रो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थाई दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम यही सुन के बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में। तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको, क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि भक्ति में भी योग जैसा आत्मविश्वास या अखड़ता, आत्मविश्वास ज्यादा अच्छा शब्द है, भक्ति में भी वैसा आत्मविश्वास शामिल कर दिया जैसा योग में होता है। भक्त आदमी क्यों लिजलिजा रहे? लिजलिजा शब्द सुना है आप लोगों ने कभी? लिजलिजा, ये वही व्यक्ति है जो विलोम हो जाता है ना। किसी घर में घुस जाना, वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहती हूं तुम मेरे घर में आओ। हाँ जानता हूं, लेकिन तुमको देख लेता हूं तो ठीक लगता है। मुझे तुमसे नफरत होती है, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हें देख लेता हूं तो ठीक लगता है। तुम मुझे गाली दो, गंदी गाली दो, मैं नाली का कीड़ा हूं, मुझे कीड़ेपन में ही सुख मिलता है, तो मैं क्या करूं? जो आदमी इस लेवल पे चला जाता है ना, उसको होता है लिजलिजा। रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। सामने वाला इग्नोर कर करके थक गया है, अब सीधे खुल के कह रहा है, उसके बाद भी बिना रीढ़ की कीड़े की तरह से उसमें फिर पहुंच जाना वहां पर, जाके बोलना डांट दो, डांट खाने आया हूं, जी नहीं लगता तुम्हें देखे बिना। भगवान न करे किसी की ऐसी हालत हो। लेकिन आपने ऐसे पीस देखे जीवन में? नहीं देखे? कितने लोगों ने ऐसा पीस देखा है अपने आसपास? कम से कम एक आध पीस देखा है, बस 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 वही वही वही। उस व्यक्ति को बोलना तुम्हारा नाम पता लग गया है, लिजलिजा। अपनी भावनाओं से इतना कमजोर हो जाना कि अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देना। मजा इसमें कि आप किसी से कहे हेलो और वो कहे कि यार तुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और आप कहें अच्छा स्थायी रूप से गुड बाय, ब्लॉक। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद देख रहे हैं मैसेज आया कि नहीं आया, हाय अभी भी नहीं आया, फिर आधे घंटे में देखा ऑनलाइन है, ओ हो मैसेज आएगा आएगा आएगा। क्या ड्रामा है? सीधे कि यार तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरे लिए इतना ही काफी है कि इस बात को यहां स्थायी रूप से विराम देते हैं, और कभी जिंदगी में चौराहा हुआ तो आमना सामना होगा, नहीं तो शुभकामनाएं और अलविदा, खत्म। और ये नहीं कि अलविदा के बाद 2 मिनट बाद डिलीटेड, ये नहीं कि वहां डिलीट कर दिया उसके पास से भी, और फिर आप कहें कि वो गलती से कहीं और भेज रहा था, तुम्हारे पास चला गया था गलती से। ऐसे नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। लिजलिजापन ठीक नहीं है, ध्यान रखना है।
किसी के पीछे पड़ जाना किसकी तरह है, वो क्या होता है, जोंक की तरह है, अच्छी बात नहीं है। और किसी जोंक को चिपटने देना भी अच्छी बात नहीं है। हिंदी साहित्य जीवन में काम आता है कि नहीं आता है? बहुत, कोई ये ना कहीं काम नहीं आता, बहुत काम आता है। बात समझ में कि लिजलिजा मत बनिएगा, मतलब चीप लगता है। इतने आत्मसम्मान वाले लोग हैं, आईएएस बनने वाले हैं, और लिजलिजेपन से कैसे हो सकता है ऐसा? सोचना भी नहीं कभी। इसलिए अगर कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। बाकी और कोई कोई अरे हाँ, बहुत बढ़िया। कोई लड़का हो तो उल्टा कर, तू अकेला तो नहीं, इसमें क्या है, अकेली ही क्यों, अकेला भी तो हो सकता है। कोई ज्यादा हीरो बन रहा हो तो आप बोलिए उसको, ऐसा क्या है। रात में दम है, नोट्स बना लो इसके। चलिए चलिए, बड़ी गहरी बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, ये हरि नाम का बच्चा नहीं, भगवान। जब तक मुझमें मैं की भावना थी कि मैं भी कुछ हूं, ये भावना रहती कि नहीं रहती हम लोगों में, जो अहंकार या अहम की भावना है वो, तो जब तक मुझमें मैं का भाव था तब तक ईश्वर नहीं मिला। अब हरि है, मैं नहीं, और जैसे ही ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, मैं का भाव ही मिट गया। भाई ईश्वर का साक्षात्कार हमें तो आज तक हुआ नहीं, और मेरी नेचर को देख के मुझे लगता नहीं कि भगवान कभी ऐसे कृपा मेरे ऊपर करने वाले। लेकिन जिन लोगों के बारे में पढ़ा है, ये पढ़ के समझ में आता है कि ईश्वर का एहसास जो रहस्यवाद है, उसमें एकदम क्लियर समझ में आता है कि मेरी कौन गति ब्रजनाथ, जो पूरे ब्रह्मांड स्वरूप है, उसके सामने मैं क्या हूं, क्या पृथक सत्ता है। तो ईश्वर से एक होने के एहसास में ये एहसास होना कि मैं तो हूं ही नहीं। असाध्य वीणा अज्ञेय की कविता की पंक्ति लें, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। मैं तो हूं ही नहीं, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं। वो कविता बड़ी अच्छी, आप पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। अब ये नहीं कि आप आज पढ़ लो फिर बोलो कि मजा नहीं आया, आप ऐसे बोल देते हो बार बार। मैं पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा, समझेंगे उसको, क्लास में समझते हुए पढ़ेंगे। इसमें मैं का भाव नहीं है, समझते हुए पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ये वाला भाव है। तो जब तक मुझमें मैं का भाव था, ईश्वर नहीं मिला। अब ईश्वर मिल गया तो मैं का भाव नहीं रहा। प्रेम गली अति सांकरी, जो प्यार मोहब्बत वाली गली है ना, बहुत संकरी है। जा में दो ना समाही, उस गली में दो नहीं चल सकते, एक ही चलता है। बुझा रहा है? कौन सा गीत आया था कुछ दिन पहले, अगर मैं से हम हो जाते, हम तुम एक हो जाते। आहा हा, देखिए राष्ट्रपति जी ने बहुत चेहरे पर दर्द लाके बताया है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते हैं। वही वही भाव है, मैं और तुम गर हम हो जाते। जब तक मैं और तू रहेगा तब तक प्रेम गली अति सांकरी, फिर बारी बारी चलना होगा। तो प्रेम का असली प्लेटोनिक मतलब प्रेम का होता है जहां ये भाव ही खत्म हो जाए कि मैं और तुम, एक ही भाव है हम। समझ गए? बस नोट्स बना लो इसके। जो टूटे दिल वाले हैं ध्यान से सुने और आइडेंटिफाई करें कि गलती कहां हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, इससे समझ में आएगा। ठीक है? फॉर वार्निंग का मतलब क्या होता है? फॉर मीन्स बिफोर, हाँ पहले, वार्निंग मतलब चेतावनी। देखो, परसुएड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसको परसुएड कर रहे हैं उसको पता ना चले कि परसुएड कर रहे हैं। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। बस यही कलाकारी चाहिए, एकदम चुपके से करना है, पता भी ना चले, और हो भी गया। अगर पता लग गया तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर व्हाट इज हिप्नोसिस, व्हाट इज ट्रांस, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड्स पावर एटसेट्रा।
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पावर्स होती हैं. वन ऑफ द स्टेजेस इन द सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज ट्रांस. कोई सबकॉन्शियस कंट्रोल कर ले अपना, उसके नींद वींद मेडिटेशन भी उसी लेवल पे होता है. And if you have the ability of controlling other subconscious mind, that is known as hypnotism. If you do it for the good purposes, it is hypnotherapy. And technically it's known as hypnosis, which is a science. I have been a witness to it. मतलब मैंने वो भी सीखा था एक बार, पर कभी किया नहीं, सीखा था 20-22 साल पहले शौक में. एकदम साइंस है. You can almost easily hypnotize someone if you learn this and practice it for few months and years. I never practiced, I just learned what is the process, what is the science behind it. And as soon as you hypnotize someone for few moments, you can ask this person to do anything that you want and this person will do without asking question. इतने एक्सपर्ट कुछ लोग होते हैं. इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर एक दिन में 3 इंसिडेंट्स हुए. एंड वन ऑफ द विक्टिम्स केम टू मी विद रिक्वेस्ट कि मैं जो एसीपी हूं उससे बात करके उसके जो पैसे को ले गया कोई कोशिश करूं. सो आई टॉक टू द एसीपी विच वाज माय स्टूडेंट. तो उसने बताया सर आज 2 और केस हुए हैं. और जो उसने केस बताया मैं सुन के पागल हो गया. क्या केस हुआ है? एक आदमी बाइक पे जा रहा है, रेड लाइट आई, उसे राइट मोड़ना है. एक दूसरी बाइक आई, वहीं रुके, दोनों ने देखा एक दूसरे को, देखा, हिप्नोटाइज कर लिया. और उसके बाद उसको दाएं मुड़ना था, वो सीधे गया साथ साथ. थोड़ा आगे जाके रुके, उसने पर्स वर्स निकाला, घड़ी निकाल के उसको दिया. फिर इसने कहा अब तुम जाओ, वो मुड़ के चला गया, ये आगे निकल गया. 5 मिनट के बाद उसको समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया. मैं सब कुछ देख के आ गया अपना. और फिर पुलिस स्टेशन, FIR. पर वो इतने घाट पुलिस वाला है, उससे भी निकाल के पैसे ले गए. मतलब ले तो नहीं गए, लेकिन कर सकते हैं. और even in the hypnosis it is believed that if someone has decided not to be hypnotized, you won't be able to do that. बड़ी क्लियर बात है. अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाला हिप्नोटाइज कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे. And when you are at the highest level consciousness, no one has the ability of hypnotizing you. वो अचानक होता है. आप बहुत नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, अचानक किसी ने आपको हिप्नोटाइज किया, शायद कर लेगा. हमेशा नहीं, किसी किसी को कर लेगा. सेम गोज विद परसुएशन. क्योंकि हमारे अंदर एक एंटीना होता है. जैसे ही हमें लगता है कोई हमें ज्ञान देने वाला है, खटाक से एंटीना खड़ा हो जाता है. ना 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 ना, इससे बचना है, इससे दूर भागना है. वो एंटीबॉडीज की तरह काम करता है कि एंटीजन आ गया है, एंटीबॉडीज तैयार हो गई है. जैसे ही लगता है ज्ञान आने वाला है, लोग भाग जाते हैं. क्लास की बात अलग है, अब ज्ञान लेने आ जाते हैं. पढ़ना है आपको, पर्पस है आपके पास. पर ना जिंदगी में कोई ज्ञान दे आपको, बिना बात का ज्ञान झेलना बड़ा मुश्किल है. अब आपको क्या पहनना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, आपकी पर्सनल चॉइस है. कोई बाबा जी जाके बोले बेटा तुम ना पीले कपड़े मत पहना करो. आपने कहा क्यों? बेटा जो पीला है ना, बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है, उसका असर कई बार नेगेटिव हो जाता है. कृपा रुकी हुई है तुम्हारी. आपका मन करता है अरे यार तो अपना काम करना, तो पूछा हमने, तुमने ये पहने, मैंने कहा कि मत पहनो, अपना काम करो, क्यों ज्ञान दे रहे हो हमें? और जैसे ही आपको लगता है कोई ज्ञान देगा, आप चौकन्ने हो गए. इसलिए परसुएशन की स्ट्रेटेजी क्या है? पता ना चले. बेस्ट परसुएडर्स persuade in a way that the person being persuaded doesn't even know that he has been persuaded. ये जो घरों में बूढ़े फूफा मौसा है ना, ये गलती करते हैं कि जैसे जो लड़कियां हैं घर जाएंगी अपने, पेरेंट्स हर चौथे दिन बोलते हैं बेटा शादी कर ले बेटा अब. फिर लड़की बोलते पापा क्या बात करो, मेरा प्रीलिम्स आने वाला है, मेरा मेंस आने वाला है. हर बार 2-2 महीने एक्सटेंड होता रहता है, एक्सटेंशन में चलता रहता है. आप लोग एक्सटेंशन पे चल रहे हैं या अभी ठीक है? कितने बच्चे एक्सटेंशन पे चल रहे हैं? लड़कियां, हाँ.
वो चल रही है एक्सटेंशन पे, बहुत एक्सटेंशन करने पड़ते हैं हर बार, एक अटेम्प्ट और पापा, एक अटेम्प्ट और पापा, ऐसे एक्सटेंशन चलता रहता है। अब सोचो कि लड़की अपने घर गई है और ड्राइंग रूम में पापा, मम्मी, दादाजी, फूफा जी बैठे हैं, सब सीरियस मुंह लेके बैठे हुए हैं। और फिर कहा, गुड्डी आना जरा। गुड्डी को पता नहीं, आ रही हूं पापा, खुश होकर बोले आ रही हूं पापा। जैसे दरवाजा खोला देखा 4 मनहूस बैठे हैं एक साथ। अब वहां तक आते आते वो समझ चुकी है कि क्या होने वाला है, और अब वो आ नहीं रही है। अब वो काउंटर आर्गुमेंट्स तैयार कर रही है दिमाग में कि ये क्या बोलेंगे तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बचना है इस चक्रव्यूह से, अभिमन्यु को कैसे बचना है, ये सोचते हुए आ रही है। अब इतनी तैयार है ये कि whatever the amount of your intensity is about persuading, you won't be able to succeed because she is already loaded with the counter arguments. इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी को अप्रोच करना हो उसको पता ना चले, बाई चांस वहां मिल जाना है जहां वो मिलेगा, है ना। ये नहीं कि पता लगे प्लानिंग है, बाई चांस। ये नहीं कि रोज से घर के बाहर बैठे हुए हैं मंदिर की तरह, रोज मत्था टेकने आते जाते, उससे रिएक्टेंस हो जाती है। कैसा चिपकू टाइप का इंसान है, चिपकू किसी को पसंद नहीं आता है। और प्लानिंग कर करके रोज पीछे घर तक छोड़ के आ रहे हैं, फिर सुबह सुबह घर से लेके आ रहे हैं साथ साथ। इससे कोई प्रभावित नहीं होता है, इससे मैक्सिमम चौकीदार की नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। क्योंकि आती है कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जब जब मैंने पूछा है मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। ये है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज़्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज़ प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, क्या करे? टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो हम रिश्ता छोड़ते हैं कि हर किसी से संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे है, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफ़र ना करें, परिवार सफ़र ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो ठीक है, जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, न तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके जिंदगी गुजार लेंगे। ये प्रियजनों, जिंदगी केवल यही है,
केवल अभी है, न तो कल न ही आने वाला कल। कल चला गया, आने वाला कल अभी आया ही नहीं। पर मानव का मन हमेशा एक पागल कुत्ते की तरह भागता रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में, और इस भाग दौड़ में तुम जीवन के असली दरवाजे को चूक जाते हो। अतीत कुछ और नहीं, बस मेमोरी है, मृत, समाप्त, एक कब्रिस्तान जो बीत चुका। फिर भी तुम उसे अपने कंधों पर भारी पत्थर की तरह ढोते हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं जानते। पुराने जख्मों को बार बार कुरेदते हो, पुरानी कहानियों को बार बार दोहराते हो, और इस तरह तुम अपनी एनर्जी व्यर्थ कर देते हो। भविष्य भी कुछ और नहीं, बस इमेजिनेशन है, इच्छाओं और डर की प्रोजेक्शन। तुम हजारों प्लान्स बनाते हो, पर कल कभी आता ही नहीं। हमेशा आज है, हमेशा अभी है। भविष्य केवल एक शैडो है, और तुम उसी छाया से कांपते रहते हो। यही कांपना एंजाइटी पैदा करता है। समझो, डर अतीत से आता है और चिंता भविष्य से। वर्तमान क्षण में न कोई डर है न चिंता। वर्तमान सीधा सादा है, मौन है, इनोसेंट है। यह सिर्फ होना है। अगर तुम इस क्षण में जी सको तो सारी चिंताएं सुबह की धूप में धुंध की तरह मिट जाती हैं। लेकिन मन विरोध करता है। मन सदियों से ट्रेंड है समय में जीने के लिए। मन कुछ और नहीं, बस समय है। वह बिना अतीत और भविष्य के जी ही नहीं सकता। अगर तुम वर्तमान में जी लो तो मन मर जाता है। इसी कारण वह तुम्हें बार बार पीछे या आगे खींचता है। मैं तुमसे कहता हूं, मन को छोड़ दो। इस कांस्टेंट भटकाव को गिरा दो। रिलैक्स करो इस क्षण में। कैसे? मत पूछो, बस रिलैक्स करो। चुपचाप बैठो, सांस लो, इधर उधर देखो, पेड़ों को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो, हवा को सुनो। अचानक तुम मिरेकल देखोगे। मिरेकल ये है कि तुम अभी जीवित हो, न कल न आने वाला कल, बल्कि अभी। और इस अभी में पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जीवित है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ओशो, हम भविष्य की चिंता कैसे छोड़ें? अतीत के डर से मुक्त कैसे हों? मैं कहता हूं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस देखो कि अतीत अब यहां नहीं है, वह खत्म हो चुका है। चाहे तुम चाहो वापस नहीं जा सकते। भविष्य अभी हुआ ही नहीं, चाहे तुम चाहो उसमें कूद नहीं सकते। जो असली है वह केवल यह सेकंड है। इसे जियो, इसका स्वाद लो, इसका उत्सव मनाओ, और उस उत्सव में सारा डर मिट जाता है। मेरे प्रिय कोट्स में से एक है, असल सवाल यह नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं। असल सवाल यह है कि मौत से पहले तुम जीवित हो या नहीं। सोचो, तुम जैविक रूप से जरूर जीवित हो, लेकिन क्या सचेत रूप से जीवित हो? क्या तुम वर्तमान क्षण का रस पी रहे हो, या तुम मेमोरी और इमेजिनेशन के भूतों में खोए हुए हो? प्रियजनों, एक कहानी सुनो। एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह डर से कांप रहा था। उसने कहा, मैं हमेशा डरा रहता हूं। मेरा अतीत गलतियों से भरा है। मेरा भविष्य अंधकारमय है। मैं सो नहीं पाता, आराम नहीं कर पाता। बुद्ध ने करुणा से उसे देखा और पूछा, तेरा अतीत अभी कहां है? आदमी ने कहा, वह चला गया। बुद्ध ने पूछा, तेरा भविष्य अभी कहां है? आदमी ने कहा, वह आया ही नहीं। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तू इन दोनों का बोझ क्यों ढो रहा है? इन्हें छोड़ दे, यहीं खड़ा हो जा, इस क्षण में देख, कोई डर नहीं। और उसी क्षण आदमी समझ गया। वह मौन हो गया, उसका चेहरा ढीला पड़ा। पहली बार उसने वर्तमान का स्वाद लिया। वह कहानी सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि तुम में से हर एक अनावश्यक बोझ ढो रहा है। अतीत एक बंद दरवाजा है, भविष्य एक ऐसा दरवाजा है जो अभी खुला ही नहीं। तो क्यों तुम इन बंद दरवाजों के आगे खड़े होकर रोते हो, डरते हो? जो दरवाजा खुला है वह यह क्षण है, उसमें प्रवेश करो। जब मैं बच्चा था, मैं नदी पर जाता था, घंटों बैठा रहता, बस बहाव को देखता।
नदी कभी कल का पानी नहीं बहाती, कभी आने वाले कल की बारिश का इंतजार नहीं करती। वह अभी बहती है, यहीं बहती है। उस नदी ने मुझे सबसे बड़ी मेडिटेशन सिखाई। नदी जैसे बनो, क्षण के साथ बहो। लेकिन तुम्हें उल्टा सिखाया गया। तुम्हें सिखाया गया हमेशा तैयारी करो। माता पिता कहते हैं आज मेहनत करो ताकि कल अच्छा फ्यूचर बने। शिक्षक कहते हैं अभी अपनी खुशी का बलिदान करो ताकि बाद में सफल हो सको। नेता कहते हैं आज सहो, कल सुनहरा भविष्य आएगा। और इस तरह इंसान हमेशा पोस्टपोन करता रहता है। खुशी पोस्टपोन आ रही है, प्रेम पोस्टपोन, जीवन पोस्टपोन, लेकिन कल आता ही नहीं। तुम जीने से पहले मर जाते हो। यही त्रासदी है। मैं तुमसे कहता हूं अभी जियो, अभी नाचो, अभी प्रेम करो, अभी गाओ, अभी मेडिटेट करो। कल अपनी देखभाल खुद करेगा और जब कल आएगा वह आज बनकर आएगा। तब फिर तुम्हें अभी में जीना होगा। यह श्रृंखला जारी रहती है। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। किसी ने मुझसे पूछा ओशो मेडिटेशन क्या है सिंपल शब्दों में। मैंने कहा मेडिटेशन बस यही है, हिरना होना। अगर तुम वर्तमान में रह सको बिना भटकाव, बिना डिस्ट्रैक्शन, वही मेडिटेशन है। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब प्रेम करो तो सिर्फ प्रेम करो, जब बैठो तो सिर्फ बैठो। पूरी कला यही है, इस क्षण में टोटल होना। अपना ध्यान मत बांटो, मत खाओ और बिजनेस के बारे में सोचो, मत चलो और चिंता करो, मत प्रेम करो और पुराने प्रेमियों को याद करो। टोटल बनो। वही टोटैलिटी प्रेजेंस है और वही प्रेजेंस ईश्वर का द्वार है। प्रियजनों, मेरी एक और बात याद रखो, बी, डोंट ट्राई टू बीकम। जैसे ही तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो, तुम पहले से ही भविष्य में हो। तुम पोस्टपोन कर रहे हो। बीइंग है अभी, बिकमिंग है कल। और जीवन तुम्हारे बिकमिंग में इंटरेस्टेड नहीं। जीवन पहले से ही यहां है, पूर्ण, संपूर्ण। बस उसमें रिलैक्स हो जाओ। तुम डरते हो क्योंकि तुम बंटे हुए हो। अतीत तुम्हें पीछे खींचता है, भविष्य तुम्हें आगे खींचता है और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। यही सारे दुखों की जड़ है। अगर तुम इस अभी में रूटेड रहो तो तुम होल हो जाते हो और जब होल हो जाते हो तब होली हो जाते हो। यही पवित्रता का अर्थ है, संपूर्ण होना, अविभाजित होना, टोटल होना। वर्तमान क्षण एक शाश्वत स्प्रिंग की तरह है। अगर तुम इसमें से पी लो तो कभी प्यासे नहीं रहोगे। लेकिन मन कहता है नहीं, पहले अतीत सेटल कर लो, फिर भविष्य की प्लानिंग कर लो, तब आराम मिलेगा। यही मन की चाल है। वह तुम्हें कभी आराम नहीं करने देगा क्योंकि मन केवल अशांति में रह सकता है। अगर तुम पूरी तरह वर्तमान में आ गए तो मन इवेपोरेट हो जाता है। तब केवल अवेयरनेस है, केवल कॉन्शियसनेस है, केवल बीइंग है और वही बीइंग है आनंद। प्रियजनों, चारों ओर देखो। इस अस्तित्व में सब कुछ वर्तमान क्षण में जी रहा है। पेड़ आने वाले तूफान की चिंता नहीं करते, पक्षी कल के आकाश की मेमोरी नहीं ढोते, फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, पर वे कभी अपनी छोटी जिंदगी पर पछताते नहीं। वे पूरी तरह खिलते हैं, हवा में नाचते हैं, अपनी खुशबू बिना रोके बांटते हैं। यही जीवन है और इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी होकर भी जीना ही भूल गया है। तुम बहुत ज्यादा हेड में हो, सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, कैलकुलेशन करते रहते हो, पछताते रहते हो, इच्छाएं करते रहते हो। तुमने बस होने की क्षमता खो दी है। यही कारण है कि तुम दुखी हो। हैप्पीनेस कोई बनाई जाने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुम इसे मिस कर देते हो क्योंकि तुम कहीं और रहते हो। तुम कभी उस जगह नहीं होते जहां हैप्पीनेस रहती है। हैप्पीनेस केवल प्रेजेंट में रहती है। मैंने बार बार कहा है, हैप्पीनेस ऐसी चीज नहीं जो तुम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करो। ये ऐसी चीज है जिसे तुम प्रेजेंट के लिए डिजाइन करते हो। लेकिन लोग कहते हैं पहले पैसा कमा लूं, फिर रिलैक्स करूंगा, पहले करियर सेटल कर लूं, फिर सेलिब्रेट करूंगा, पहले लाइफ पार्टनर मिल जाए, फिर हैप्पी रहूंगा।
लेकिन मन हमेशा नई शर्तें लाएगा। जब पैसा मिल जाएगा, मन कहेगा ये काफी नहीं। जब प्यार मिलेगा, मन कहेगा शायद कोई और बेहतर हो। जब सफलता मिलेगी, मन कहेगा कल का क्या होगा। इस तरह तुम पोस्टपोन करते जाते हो। मन एक बहुत बड़ी पोस्टपोनमेंट मशीन है। वह तुम्हें कभी अभी आराम नहीं करने देता। मैं कहता हूं, इस चेन को तोड़ दो, पोस्टपोन करना छोड़ दो। किसी इमेजिनरी टुमारो का इंतजार मत करो। अगर तुम अभी डांस नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम अभी लव नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम अभी लाइव नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और बोला, ओशो, मैं मेडिटेशन के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूं। अभी काम और फैमिली में बिजी हूं, लेकिन एक दिन जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब गहरी मेडिटेशन करूंगा। मैं हंस पड़ा और कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा। तुम मर जाओगे इंतजार करते करते। मेडिटेशन कल के लिए नहीं है, मेडिटेशन अभी के लिए है। अगर आज तुम 10 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ सकते तो 10 साल बाद भी नहीं बैठ सकोगे। अभी शुरू करो, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो। सही क्षण हमेशा अभी है। प्रियजनों, मेडिटेशन बस यही है, अतीत को गिराना, भविष्य को गिराना और इस क्षण में रेस्ट करना। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये एफर्ट नहीं है। मेडिटेशन रिलैक्सेशन है, अवेयरनेस है, प्रेजेंस है। जैसे तुम बिना प्रयास के सांस लेते हो, जैसे दिल बिना प्रयास के धड़कता है, वैसे ही मेडिटेशन तुम्हारी नेचुरल स्टेट ऑल्टेट है। जब तुम माइंड के साथ इंटरफियर करना छोड़ देते हो। कभी कभी कोशिश करो, बस चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। उन्हें फॉलो मत करो, उनसे लड़ो मत, बस वॉचर बने रहो। जल्दी ही तुम देखोगे, दो विचारों के बीच एक गैप है और उसी गैप में तुम प्रेजेंट का स्वाद चखोगे। वही स्वाद डिवाइन है। लेकिन ईगो इससे डरता है। ईगो केवल पास्ट और फ्यूचर से ही जीता है। ईगो कहता है, मैं यह था, मैंने यह अचीव किया, मैं यह बनूंगा, मैं वह अचीव करूंगा। अगर तुम केवल प्रेजेंट में जी लो तो ईगो के पास कोई जमीन नहीं बचती। यही कारण है कि लोग पास्ट और फ्यूचर छोड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे खुद को खो देंगे। पर मैं कहता हूं, तुम खुद को खोगे नहीं, तुम खुद को पाओगे। तुम केवल झूठा खो दोगे और असली पालोगे। मैंने एक बार कहा था, पास्ट अब नहीं है, फ्यूचर अभी तक नहीं है। दोनों ही ऐसे डायरेक्शंस में भाग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते था। ओबिट अब नहीं है, दूसरा अभी शुरू भी नहीं हुआ। असली रियलिटी केवल यह मोमेंट है। इन शब्दों को गहराई से याद रखो। यह मोमेंट छोटा नहीं है, यह विशाल है। अगर तुम पूरी तरह इसमें प्रवेश करो तो तुम्हें इटर्निटी मिलेगी। इटर्निटी का मतलब एंडलेस टाइम नहीं है। इटर्निटी का मतलब है इस क्षण की गहराई। प्रियजनों, एक छोटे बच्चे की खूबसूरती देखो। बच्चे को न पास्ट का पता है न फ्यूचर का। वह खेलता है, हंसता है, रोता है, पूरी तरह जीता है। इसी कारण उसमें ताजगी है, मासूमियत है। और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, समाज तुम्हें पास्ट याद रखने और फ्यूचर प्लान करने पर मजबूर करता है। और इस प्रक्रिया में तुम इनोसेंस खो देते हो। तुम सीरियस हो जाते हो, भारी हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो। मैं कहता हूं, बच्चे जैसी इनोसेंस वापस पाओ। इसका मतलब चाइल्डिश होना नहीं है, चाइल्ड लाइक होना है। वंडर में जीना, ऑ में जीना, प्रेजेंट में जीना। आकाश को फ्रेश आंखों से देखना। किसी पक्षी का गीत ऐसे सुनना जैसे यह पहली बार गाया जा रहा हो। किसी प्रेमी का हाथ ऐसे छूना जैसे पहली बार छू रहे हो। यही फ्रेशनेस मेडिटेशन है। जब तुम प्रेजेंट में जीते हो, जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाता है। हर छोटी चीज सेक्रेड हो जाती है। पानी पीना, चलना, सांस लेना, धूप में बैठना, सब डिवाइन अनुभव बन जाते हैं। क्योंकि डिवाइन कहीं और नहीं है, डिवाइन इसी क्षण में है। तो प्रियजनों, अपनी जिंदगी छायाओं के पीछे भागते हुए मत गंवाओ। अपनी एनर्जी अतीत से चिपकने या भविष्य का पीछा करने में मत बर्बाद करो। रिलैक्स करो, यहीं रहो,
अभी जियो, यही असली मिरेकल है। तुम सब प्रेम की तलाश में हो। हर आदमी यही चाहता है, कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपनाए। लेकिन यही चाहत तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस क्षण तुमने प्रेम मांगा उसी क्षण प्रेम मर गया। प्रेम कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी से उधार लिया जा सके। प्रेम तो तुम्हारा अपना स्वभाव है। तुम्हें प्रेम करना है, न कि प्रेम की भीख मांगनी है। देखा है ना, भिखारी को कोई सचमुच प्रेम नहीं करता। लोग उसे सिक्का दे देते हैं, नज़र फेर लेते हैं, लेकिन दिल से कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मांगना हमेशा तुम्हें छोटा कर देता है। और प्रेम छोटा नहीं होता, प्रेम हमेशा विशाल होता है। तुम जब भी किसी से कहते हो मुझसे प्रेम करो, मुझे चाहो, तुम सामने वाले पर बोझ डालते हो। अब वो तुम्हें प्रेम करे तो भी कैद में करेगा, न करे तो तुम्हारे भीतर घृणा भर जाएगी। याद रखो, प्रेम तभी है जब उसमें कोई शर्त न हो, और मांग हमेशा शर्त होती है। मैं तुमसे कहता हूं, प्यार मत मांगो। अगर तुमने प्यार मांगा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर तुमने प्यार देना शुरू किया तो तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि प्रेम की धारा हमेशा देने वालों की ओर बहती है, लेने वालों की ओर नहीं। तुमने गौर किया होगा, हर रिश्ता शुरू होता है बहुत मासूमियत से। पहले दिन प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, तुम बस एक दूसरे के होने से ही खुश होते हो। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता बढ़ता है, उम्मीदें आ जाती हैं। तुम सोचने लगते हो, अब ये सिर्फ मेरा है, अब इसे मेरे अनुसार जीना चाहिए। और यहीं प्रेम धीरे धीरे कैद में बदल जाता है, क्योंकि इंसान भीतर से खाली है। वो सोचता है, अगर कोई मुझे प्रेम करेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, भीतर की खाली जगह कोई दूसरा नहीं भर सकता। वो खालीपन सिर्फ तुम्हारी जागरूकता से भर सकता है। लेकिन तुम जागरूक नहीं हो, तुम मांगने वाले हो। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें सहारा दे, और सहारे पर टिका हुआ प्रेम कभी मजबूत नहीं होता। जैसे ही तुम कहते हो तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे, तुमने सामने वाले को कैदी बना दिया। अब वो चाहे तो भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन सोचो, जहाँ कैद है वहाँ प्रेम कैसे टिकेगा? प्रेम तो स्वतंत्रता का नाम है। याद रखो, प्रेम पकड़ने से नहीं खिलता, छोड़ने से खिलता है। प्यार मांगोगे तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मांग हमेशा बंधन पैदा करती है, और प्रेम बंधन में रह ही नहीं सकता। जब तुम मांगते हो कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम प्रेम को वस्तु बना देते हो। लेकिन प्रेम वस्तु नहीं है, वो तो एक अनुभूति है, और अनुभूति को कभी बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि हर रिश्ते में झगड़े होते हैं। पति कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? पत्नी कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियो। दोस्त कहता है, तुम मेरे अलावा किसी के साथ मत रहना। ये सब क्या है? प्यार की मांग। और यह मांग ही धीरे धीरे रिश्ते को दम घोंट देती है। तो समझ लो, प्यार मांगना तुम्हें प्रेमी नहीं, भिखारी बना देता है। और प्रेम कभी भिखारियों को नहीं मिलता। प्रेम हमेशा राजा को मिलता है, जो देता है, जो बांटता है, जो बिना शर्त बस प्रेम करता है। जैसे ही तुम किसी से कहते हो मुझसे प्रेम करो, प्रेम उसी क्षण मर जाता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्र है। वो बंधन में नहीं रह सकता। तुम्हारी मांग सामने वाले पर बोझ बन जाती है। अब वह प्रेम करे तो भी कैद में करेगा, और कैद में किया हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता, वह केवल औपचारिकता रह जाता है। याद रखो, जहाँ भी उम्मीद है वहाँ निराशा पक्की है। जितना तुम उम्मीद करोगे उतनी ही तुम्हारी चोट गहरी होगी। तुम चाहते हो कि दूसरा हमेशा तुम्हारे मुताबिक चले, लेकिन दूसरा भी उतना ही जीवित है जितने तुम हो। उसके भी अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं। तुम उसे जंजीरों में बांध दोगे तो वह या तो विद्रोह करेगा या भीतर ही भीतर मर जाएगा। और तुम यही करते हो। तुम प्रेम के नाम पर कैद बनाते हो, फिर उस कैद में बैठकर शिकायत करते हो कि प्रेम मर गया। प्रेम कभी मरता नहीं। प्रेम को तुम मारते हो अपनी मांगों से। प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें स्वतंत्रता है। जैसे ही तुमने कहा यह करो, यह मत करो, प्रेम की धारा रुक जाती है। सोचो, क्या तुम हवा से कह सकते हो कि बस मेरे कमरे में ही बहो? हवा को बांध दोगे तो वह हवा नहीं रहेगी, वह सड़ांध बन जाएगी। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम को बांधोगे तो वह प्रेम नहीं रहेगा, वह बोझ बन जाएगा। रिश्तों में यही होता है। शुरुआत में सब सुंदर लगता है, क्योंकि अभी मांगें कम होती हैं।
धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती हैं और वही अपेक्षाएं प्रेम का गला घोंट देती हैं। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम सौदा कर रहे हो। तुम कहते हो मैं तुम्हें यह दूंगा, बदले में तुम मुझे प्रेम देना। प्रेम कभी सौदा नहीं होता। सौदे में हमेशा तनाव होता है, प्रेम में केवल आनंद होता है। जब तुम प्रेम को सौदा बना लेते हो तो धीरे धीरे वह रिश्ता टूटने लगता है। बाहरी रूप से शायद वह चलता रहे, लेकिन भीतर से उसमें कुछ भी जीवित नहीं रहता, वह केवल खोल रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्यार मत मांगो, मांगने से प्रेम मरता है। मांगने से रिश्ता जेल बन जाता है और जेल में कोई खुश नहीं रह सकता। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें लेने की चाहत है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, तुम प्रेमी नहीं व्यापारी हो जाते हो। और प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम तो तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से इतने पूर्ण हो कि तुम सिर्फ देना चाहते हो। जब तुम्हारे पास इतना प्रेम है कि वह छलक रहा है, जब वह नदी की तरह बहने लगता है, तब तुम्हें प्रेम मिलता है। याद रखो, प्रेम किसी और से लिया नहीं जा सकता, प्रेम केवल दिया जा सकता है और देने में ही उसका आनंद है। एक माँ को देखो, वह बच्चे से क्या उम्मीद करती है? वह बस देती है अपना समय, अपनी नींद, अपना जीवन। वह बच्चे से यह नहीं कहती कि पहले तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुम्हें प्रेम दूंगी। माँ का प्रेम इसीलिए सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि वह बिना शर्त और बिना मांग के है। वह केवल देना जानती है और इसी में उसकी पूर्णता है। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। देने में ही तुम्हें आनंद मिलता है। उस क्षण तुम यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या लौट आएगा, और यही रहस्य है। जब तुम बिना मांग के देते हो तो सामने वाला स्वतः प्रेम लौट आता है। लेकिन अब वह लौटाना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसकी स्वतंत्रता में है, और स्वतंत्रता में जन्मा प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम प्रेम को पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहे, हमेशा तुम्हें चाहे, लेकिन पकड़ने से प्रेम मर जाता है। पकड़ना स्वार्थ है। प्रेम तो तब है जब तुम सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता दो, चाहे वह तुम्हारे साथ रहे या न रहे। अगर वह तुम्हारे साथ स्वतंत्रता से रह रहा है तो वही सच्चा प्रेम है। प्रेम फूल की तरह है। फूल खुशबू फैलाता है, चाहे कोई आए या ना आए। फूल यह नहीं कहता कि पहले तुम मेरी पूजा करो तब मैं खुशबू दूंगा। वह बस खुशबू देता है, स्वतः, सहज, बिना शर्त। तुम्हें भी प्रेम में फूल जैसा होना है, बस प्रेम देना है। कोई आए तो अच्छा, न आए तो भी प्रेम बहता रहे, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो समझ लो, देना ही प्रेम है। जो प्रेम मांगता है वह प्रेम को खो देता है, जो प्रेम देता है वह प्रेम से भर जाता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम बहता है तो तुम भिखारी नहीं, सम्राट बन जाते हो। और प्रेम हमेशा सम्राटों को मिलता है, भिखारियों को नहीं। प्रेम तभी खिला हुआ होता है जब उसमें कोई उम्मीद ना हो। जहाँ उम्मीद है वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। उम्मीद जहर है और स्वतंत्रता अमृत। सोचो, अगर तुम किसी से प्रेम करो और उससे कुछ भी न चाहो, न यह कि वह तुम्हारे साथ हमेशा रहे, न यह कि वह तुम्हें हर समय समझे, न यह कि वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार जिए, बस प्रेम करो। सामने वाला चाहे हंसे, चाहे रोए, चाहे तुम्हारे पास रहे या दूर चला जाए, तुम्हारा प्रेम वैसा ही बना रहे। यह प्रेम बोझ नहीं बनेगा। यह प्रेम तुम्हें भी मुक्त करेगा और सामने वाले को भी। लोग सोचते हैं कि पकड़कर रखने से रिश्ता गहरा होता है, लेकिन सच इसके उलट है। जितना तुम पकड़ोगे उतना ही दूसरा तुमसे दूर भागेगा। गहराई तभी आती है जब तुम पूरी स्वतंत्रता दो, जब दूसरा जानता हो कि यह व्यक्ति मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, यह मुझे बंधन में नहीं डालेगा। ऐसे में प्रेम खिलता है, और यही सच्ची घनिष्ठता है, जहाँ दोनों स्वतंत्र हों फिर भी प्रेम से जुड़े हों। प्रेम की असली परीक्षा यह है, क्या तुम सामने वाले को जाने दे सकते हो? अगर जा रहा है तो रोकते क्यों हो? अगर प्रेम सच्चा है तो वह बिना रोके भी रहेगा। अगर झूठा है तो जाना ही बेहतर है। पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। खुला छोड़ दोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हारे पास उड़कर लौट आए, और अगर न भी लौटे तो कम से कम तुम्हारा प्रेम कैद नहीं बनेगा। हर मांग के पीछे डर छुपा होता है। तुम डरते हो कि कहीं सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे, लेकिन यही डर तुम्हें कैदी बना देता है।
प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं। प्रेम तो साहस है। प्रेम तो कहता है जाओ, यदि जानना है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम रोकने से नहीं है। मेरा प्रेम तो तुम्हारी स्वतंत्रता में है। लोग प्रेम को स्वामित्व समझ लेते हैं। वे सोचते हैं तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम किसी का नहीं होता। प्रेम स्वतंत्र है, जैसे आकाश, जैसे हवा। तुम हवा को बांध सकते हो क्या? नहीं। उसे बांधोगे तो वह हवा नहीं रहेगी। प्रेम भी ऐसा ही है। बांधोगे तो प्रेम नहीं बचेगा, सिर्फ कैद बचेगी। जब प्रेम में कोई मांग न हो तो वह पहली बार सच्चा होता है। अब तुम न भिखारी हो न व्यापारी, अब तुम सिर्फ प्रेम हो, और यह प्रेम तुम्हें भी मुक्त करता है। अब तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने प्रेम को मांग नहीं बनाया, तुमने उसे अपना स्वभाव बना लिया है। तो समझ लो, बिना उम्मीद का प्रेम ही असली प्रेम है। जो प्रेम मांगता है वह गुलामी है, जो प्रेम देता है वह स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता ही उसका असली स्वाद है। तुम पहले ये गहरी बात समझ लो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। और जब ये बात मन में उतरती है तो बड़ा दुख घेर लेता है, क्योंकि तुमने जीवन भर दूसरों के सहारे सपने देखे, रिश्तों में डूबे हो, उम्मीदें बांधी। माँ बेटे से आशा करती है कि वह बड़ा होगा, सफल होगा, उसका गौरव बनेगा। पिता भी यही सोचता है। इन सब आशाओं के ताने बाने में तुम अपने को खोते चले जाते हो। तुम्हारे पिता ने भी यही किया था। अपने सपनों में डूबे, अपने बेटों पर बोझ डालते रहे, और अंततः उनकी आशाएं बिखर गईं। वे अपूर्ण ही मर गए। अब वही मूर्खता तुम दोहराते हो। तुम बेटे से उम्मीद लगाते हो, और कल तुम्हारा बेटा भी यही करेगा। यह अंतहीन श्रृंखला है। लेकिन अगर तुम सच देखना चाहो तो जान लो, न तो अतीत तुम्हारा है, न भविष्य तुम्हारा है, न कोई बेटा तुम्हें पूर्ण कर सकता है, न कोई संबंध तुम्हारी आत्मा को भर सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। यही भयभीत करता है, यही खालीपन तुम्हें डराता है। आदमी अकेले में इतना घबराया हुआ है कि रास्ते पर भी अकेला चले तो जोर से गुनगुनाने लगता है, ताकि अपनी आवाज से ही ये भ्रम बना रहे कि कोई साथ है। यही पिता जब बेटे में अपने सपने डालता है तो समझ लो ये उसकी अपनी सीटी है, अकेलेपन की सीटी। वो सोचता है बेटा भी वही सपने देखेगा, लेकिन यह भ्रम है। बेटा अपने सपनों में जिएगा, ठीक जैसे तुम अपने सपनों में जी रहे हो, और तुम्हारे पिता अपने सपनों में जीते रहे। ये सपने कभी नहीं मिलते, इसलिए हर पिता दुखी मरता है। क्यों? क्योंकि उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। याद रखो, हर इंसान यहां अपने सपने देखने को आया है, तुम्हारे सपने पूरे करने को नहीं। अगर तृप्ति चाहिए तो यह सीख लो, अपने सपनों की नाव किसी और से न बांधो, तभी भटकाव से बचोगे। यही संसार है दूसरों पर टिकी हुई उम्मीदों की नाव, और यही संन्यास है जब तुम जाग उठते हो और स्वीकार कर लेते हो, चाहे कितना ही पीड़ादायक लगे, कि तुम अकेले हो। सब साथ, सब संग झूठे। अब इसका यह मतलब मत लेना कि हिमालय भाग जाना है, क्योंकि जो भाग रहा है वह अभी भी रिश्तों को सत्य मान रहा है। अगर झूठ को तुमने सचमुच झूठ देख लिया तो भागने की जरूरत ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह जागो और कहो सपना झूठा था, अब इस घर से भागना है? नहीं, सपना झूठा हो गया, बात खत्म। पर जो पत्नी बच्चों से भाग रहा है वह अभी भ्रम में है। कल तक वह पत्नी की ओर भागा था, अब पीठ करके भाग रहा है। लेकिन दोनों ही दशाओं में पत्नी ही केंद्र में रही। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कहा था, मुझे तब पता चला कि मैं कभी सुखी था जब विवाह कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही स्थिति है। पति से पूछो तो शायद ही कोई मिले जिसने कभी पत्नी को मार डालने का सपना न देखा हो। सुबह उठकर हंस देता है, कैसा बेहुदा सपना, लेकिन यह अचेतन की आकांक्षा है। तुम सोचते हो झंझट पत्नी में है, नहीं। अगर पत्नी में होती तो तुम उसे छोड़कर भाग गए होते और सदा के लिए मुक्त हो गए होते। लेकिन तुम हिमालय भी जाओगे तो वहां भी पत्नी खोज लोगे। झंझट पत्नी नहीं है, झंझट तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी समस्या है कि तुम अकेले नहीं रह सकते, किसी और की मौजूदगी चाहिए ताकि तुम्हें भरोसा रहे। दुख सुख में कोई साथ है, जीवन मरण में कोई संग है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हारा स्वभाव है। जो ये देख लेता है वह अपने भीतर आत्मा को पहचान लेता है।
तब भागने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तुम जहां हो वहीं रहो, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। केवल भीतर स्वीकार करो कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इसे रोज मंत्र की तरह दोहराने की जरूरत नहीं। अगर तुम बार बार यही रटोगे कि मैं अकेला हूं, तो समझो अभी जाना नहीं। ये तो सिर्फ शब्द है। जानना है तो सीधे अनुभव करना होगा कि अकेलापन ही तुम्हारा स्वरूप है। समस्या यही है, यही तपश्चर्या है। तप का मतलब धूप में खड़ा होना नहीं है। पशु पक्षी रोज खड़े रहते हैं धूप में, वे मोक्ष की ओर नहीं जा रहे। तप का अर्थ भूखा रहना भी नहीं है। आधी दुनिया तो वैसे ही भूख से मर रही है, क्या वे सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, ये सब आत्महिंसा है, और आत्महिंसा सबसे बड़ा पाप है। याद रखो, दूसरे को सताना हिंसा है तो खुद को सताना भी हिंसा है। फर्क किसे सताते हो इसमें नहीं है। ताकतवर दूसरों को पीटता है, कमजोर खुद को। धार्मिक वही है जो न दूसरे को सताए न खुद को। सच्चा तप यही है कि तुम ये सत्य स्वीकार कर लो, तुम अकेले हो, साथी की कोई संभावना नहीं है। चाहे कितने भी सपने देखो, चाहे कितनी बार परिवार बनाओ या तोड़ो, अकेलापन ज्यों का त्यों रहेगा। जिसने यह मान लिया उसने समझ लिया कि आत्मा ही उसका स्वरूप है। वही तुम्हारा है, बाकी कोई तुम्हारा नहीं।